डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1721 से 1730 तक। सैफ अली ने कलंग रे का एट्रीब्यूट पैनल खोलने और इसे पढ़ने के बाद हैरत से सांस अंदर खींची। कलंग रे लेवल 30 लेवल 120। इक्विपमेंट की जरूरत स्ट्रेंथ 1200, एजिलिटी 1000। एट्रीब्यूट सारिफ के लेवल के मुताबिक एडजस्ट होते हैं। अटैक पावर 2440, स्ट्रेंथ 173, एजिलिटी 165, इंडेवरेंस 162, अटैक स्पीड 25। हदफ के 30% डिफेंस को नजरअंदाज करें। लेस होने पर स्ट्रेंथ में 20%, एजिलिटी में 15% और अटैक स्पीड में 10% का इजाफा। इग्नोर लेवल्स 20। तमाम सोरोड स्किल्स 3 लेवल्स। तमाम आइटम लेवल की जरूरियात में 5 लेवल्स की कमी। हमलों में लाइटनिंग असर को मुतहर्रिक करने का 40% इम्कान है, जिससे इब्तिदाई अटैक स्पीड ज्यादा से ज्यादा 50% और रेंज में 260% इजाफा होता। इजाफी स्कल 1। समन लाइटनिंग 20 यार्ड के दायरे में मौजूद दुश्मनों को 600% लाइटनिंग रेंज देने और 5 सेकंड के लिए निम्ब असर का शिकार करने के लिए बिजली तलब करती है। इसके बाद 30 सेकंड के लिए अटैक रेंज में 20 यार्ड का इजाफा होता है। कूल डाउन 5 मिनट। इजाफी स्कल 2। थंडर गार्ड्स डिसेंट तमाम कंट्रोल स्किल्स से महफूज हो जाए। 30 सेकंड के लिए मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड में 150% इजाफा, रेंज में 50% इजाफा और मौसूल होने वाले तमाम रेंज में 60% कमी। कूल डाउन 1 घंटा। इजाफी स्कल 3। लाइटनिंग स्लैश तलवार के जिस्म पर बिजली की ताकत को शामिल करें, जिससे स्ट्रेंथ में 330% और अटैक स्पीड में 100% इजाफा होता है, ताकि 380 यार्ड के रकबे पर मुहित फंटल अटैक किया जा सके। कूल डाउन 15 मिनट। गार्डस्मिथ आर्नल्ड की जानिब से तलवार के एक पुरस्रार टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई एक मुकद्दस तलवार। कलंग रे गार्ड्स डोमेन की 36 मशहूर तलवारों में से एक है, जिसका दर्जा 20वां है। ये कभी थंडर एम्परर के सर के जेर इस्तेमाल तलवार थी। ये चलाने वाले को बिजली की रफ्तार रखने की इजाजत देती है। डार्क क्रीचर्स के खिलाफ लड़ते वक्त रेंज में 100% इजाफा होता है। उसे एविलो किया जा सकता है, इसे तबाह नहीं किया जा सकता। एक लम्हे के लिए सैफ अली को यहां तक शक हुआ कि इसकी आंखें इसे धोखा दे रही हैं। न सिर्फ कलंग रे की इक्विपमेंट की जरूरत में नुमायां हद तक इजाफा हुआ था, बल्कि इसकी अटैक पावर भी काफी हद तक बढ़ गई थी। लेवल 65 पर इसकी अटैक पावर पहले ही 2400 से तजावुज कर चुकी थी, जो कि इसी लेवल के एक एपिक 2-हैंडेड वेपन की अटैक पावर का मुकाबला करने के करीब थी। असल में कलंग रे पहले ही एक टॉप एपिक वेपन था। लिमिट जेम स्टोन के जरिए अपग्रेड होने के बाद इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 20% बेहतरी आई थी। यहां तक के दीगर असरात भी 5% बेहतर थे। हथियार की स्किल्स को भी एक खास हद तक मजबूत किया गया था और इसमें एक नई स्कल लाइटनिंग स्लैश का इजाफा भी हुआ था। अगरचे लाइटनिंग स्लैश ने ज्यादा रेंज नहीं दिया, लेकिन इससे मिलने वाली स्ट्रेंथ में इजाफा माहिर खिलाड़ियों के लिए इंतहाई अहम था, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ खिलाड़ियों को अपने हरीफ को दबाने और जानलेवा हमला करने के लिए खला पैदा करने की इजाजत देती थी। अपनी मौजूदा अटैक पावर के साथ मैं गालिबन एक 2 MT के डिफेंस को भी तोड़ सकता हूं। सैफ अली अपने अदादो शुमार को देखकर हैरान रह गया। गार्ड्स डोमेन में यहां तक कि अगर खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी के जिस्म पर बराह रास्त हमला करते हैं तो उनके हदफ का डिफेंस उनके हमलों को कमजोर कर देता है, जिससे 100% रेंज नहीं होता। किसी हमले से 100% रेंज देने के लिए एक खिलाड़ी को अपने हरीफ की डिफेंस लिमिट पर काबू पाना होता है, जिसका तयन खिलाड़ी की डिफेंस वैल्यू और आर्मर की किस्म से होता है। एक ही डिफेंस वैल्यू पर भी मुख्तलिफ आर्मर की अकसाम मुख्तलिफ डिफेंस लिमिट्स फराहम करती हैं। मिसाल के तौर पर एक ही डिफेंस वैल्यू पर प्लेट आर्मर की डिफेंस लिमिट क्लॉथ आर्मर से बहुत ज्यादा होगी। ताहम एक बार जब किसी खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और अटैक पावर एक खास हद तक पहुंच जाती है, तो वो MT की डिफेंस लिमिट को भी तोड़ सकते हैं और अपने हमलों से 100% रेंज दे सकते हैं।
स्ट्रेंथ और अटैक पावर की इस हद को हासिल करने के बाद हरीफ ने किस किस्म का आर्मर पहना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही सैफ अली कलंगरे की नई ताकत को महसूस कर रहा था, वो जिस जदीद घोड़ा गाड़ी पर सवार था वो बिलाखिर वॉर गार्ड्स टेम्पल के दरवाजे पर पहुंच गए। उस वक्त वॉर गार्ड्स टेम्पल हमेशा की तरह जानदार था। मंदिर का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की तादाद शहर के ऑक्शन हाउस और एडवेंचरर्स एसोसिएशन से जरा भी कम नहीं थी। ताहम सैफ अली की राय में वॉर गार्ड्स टेम्पल में रश अब भी निस्बतन कम था। वॉर गार्ड्स टेम्पल गार्ड्स डोमेन के पूरे बर्रे आजम का मुहाफिज था। जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स पर पहुंचते, उनका सामना तारीख कुव्वतों जैसे डैमनस, इवल डैमनस और इब्बिसिल क्रीचरस से ज्यादा कसरत से होता। मजीद बरा खिलाड़ियों के ट्रदो पर प्रमोट होने के बाद जब तक उनके वॉर गार्ड्स टेम्पल रिपोर्टेशन पॉइंट्स 300 तक पहुंच जाते, वो उन तारीख कुव्वतों से निपटने के लिए खुसूसी कोर्स हासिल कर सकते थे। इन कोर्ट्स में आमतौर पर कुछ खास वसाइल के अलावा काफी मेरिट पॉइंट्स दिए जाते थे। दरी असना मंदिर के साथ 500 रिपोर्टेशन पॉइंट्स जमा करने के बाद खिलाड़ी बड़े पैमाने पर क्रोसेड कोर्ट्स को कबूल करना शुरू कर सकते थे, जिसमें खिलाड़ियों को तारीख कुव्वतों के जमा होने वाले मकामात को निशाना बनाना होता था। माजी में ये इस किस्म की क्वेस्ट थी जिसे मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स सबसे ज्यादा कबूल करना पसंद करते थे, क्योंकि उनके हासिल करदा टाउन बिल्डिंग ऑर्डर्स में से कम अज कम निस्फ उन क्रोसेड कोर्ट्स से ही आते थे। अगर कोई बड़ा गिल्ड न्यूट्रल मैप्स में तरक्की करने के लिए बेहतर वक्त गुजारना चाहता है तो वो अपनी तवज्जो वॉर गार्ड्स टेम्पल की तरफ मबजूल कर देगा। फी अलहाल वॉर गार्ड्स टेम्पल का दौरा करने वाले ज्यादातर खिलाड़ी आजाद खिलाड़ी थे, सिर्फ एक छोटी सी अकलियत गिल्ड के खिलाड़ियों की थी। ताहम मुस्तकबिल में सूरत हाल उलट जाएगी और वॉर गार्ड्स टेम्पल का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की एक बड़ी अक्सरियत बड़े गिल्ड्स के अरकान पर मुश्तमिल होगी। जैसे ही सैफ अली वॉर गार्ड्स टेम्पल के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा, उसने करीबी खिलाड़ियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। बकवास, ये 6 प्रो वाला ब्रोंज रैंक का गिल्ड एम्बलम है। वो शख्स जरूर जीरो विंग की मैन फोर्स का रुकन होगा। इतना अच्छा हो अगर मेरी इतनी बड़ी शख्सियत से जान पहचान हो जाए। इस तरह मुझे जीरो विंग में शामिल होने में आसानी होगी। ख्वाब देखते रहूं। हम जैसे लोग जीरो विंग की किसी बड़ी शख्सियत से कैसे राब्ता कर सकते हैं? वो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखता है। मजीद ये कि जीरो विंग में शामिल होने की कोशिश करने वाले हर शख्स को एक ही एंट्री टेस्ट से गुजरना पड़ता है। मैंने सुना है कि जीरो विंग के गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम की तरफ से जाती तौर पर मुतारिफ कराए गए खिलाड़ियों को भी गिल्ड में शामिल होने के लिए टेस्ट पास करना पड़ता है। वॉर गार्ड्स टेम्पल के मरकजी दरवाजे के बाहर खड़े खिलाड़ियों की आंखें खौफ और हसद से भरी हुई थी जब उन्होंने सैफ अली के ब्लैक कलविक पर लगे गिल्ड एम्बलम को देखा। प्राइमरडेल डिवाइन रॉन की हालिया जंग से मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और आजाद खिलाड़ी पहले ही बता सकते थे कि मुस्तकबिल में जीरो विंग के स्पुरफस्टड गिल्ड बनने के इम्कानात बेहतरीन हैं। स्पुरफस्टड गिल्ड्स वो ताकतें थीं जो गार्ड्स डोमेन की चोटी पर खड़ी थीं। यहाँ तक कि मुताद्दिद बड़ी कारपोरेशंस की हिमायत याफ्ता फर्स्टेड गिल्ड को भी स्पुरफस्टड गिल्ड्स के साथ बड़े एहतराम से पेश आना पड़ता था, मबादा वो उन्हें मुश्तरी कर दें। दरी असना, इतनी बड़ी सलाहियत वाले गिल्ड में कौन शामिल नहीं होना चाहेगा? वर्चुअल गेमिंग की दुनिया की गुज़िश्ता 100 साला तारीख में फर्स्टेड गिल्ड्स से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी जो बिलाखिर स्पुरफस्टड गिल्ड्स में तब्दील हो गए, उन्हें बड़े फवाइद हासिल हुए थे। खास तौर पर माहिर खिलाड़ी जो असल में फ्रस्टेड गिल्ड से ताल्लुक रखते थे, वो अपनी बाकी जिंदगी बगैर किसी परेशानी के गुजारने के काबिल हो गए थे। जिन लोगों ने गिल्ड की स्पुरफस्टड गिल्ड में तरक्की के लिए बहुत ज्यादा ताउन किया था, उन्होंने एक काबिल रश्क और खुशहाल जिंदगी गुजारी। अब जबकि जीरो विंग ने स्पुरफस्टड गिल्ड बनने की सलाहियत जाहिर कर दी थी, स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ी तो दूर की बात, दीगर रियासतों और सल्तनतों के खिलाड़ी भी जीरो विंग में अप्लाई करने के लिए स्टारमोन किंगडम आ गए थे। जब सैफ अली ने आसपास के हुजूम की दबी दबी गुफ्तगू सुनी तो वो वॉर गार्ड्स टेम्पल में दाखिल होते हुए बस मुस्करा दिया। मंदिर की लॉबी में दाखिल होने के बाद वो फौरन तीसरी मंजिल के हाल में चला गया। लॉर्ड प्रोटेक्टर, आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रोलैंड ने सैफ अली के करीब आते हुए पूछा। मैंने एक ईवल गार्ड अपोसिटिल पकड़ा है और इसे वाइस टेम्पल लॉर्ड की पुरा के हवाले करना चाहता हूँ, सैफ अली ने कहा। एक और ईवल गार्ड अपोसिटिल? रोलैंड की आंखें कदरे फड़कीं जब उसने हैरत से सैफ अली की तरफ देखा। हर ईवल गार्ड अपोसिटिल बेहद मक्कार और पकड़ने में इंतहाई मुश्किल था।
चूंकि सैफ अली पहले ही एक अपोस्टल को पकड़ चुका था, मंतकी तौर पर दूसरे इवल गार्ड अपोस्टल्स को और भी ज्यादा एहतियात के साथ काम करना चाहिए था, जिससे इन्हें पकड़ने में दुश्वारी बढ़ जाती। फिर भी अब सैफ अली ने पिछले वाले को पकड़ने के फौरन बाद दरहकीकत एक और को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लॉर्ड प्रोटेक्टर बरा करम मेरे पीछे आए। इस बार रोलैंड ने सैफ अली की बातों की सच्चाई की तस्दीक करने की जहमत नहीं की। इसके बजाय वो बरा रास्त सैफ अली को चौथी मंजिल के ट्रामुफनेट हॉल में ले गया। इसके बाद सैफ अली इसी ऑस्ट्रोलॉजी रूम में दाखिल हुआ जहां वो ट्रामुफनेट हॉल के अपने पिछले दौरे के दौरान गया था। इस वक्त वाइस टेम्पल लॉर्ड की पूरा कमरे के बीच में मौजूद दिव्हैकल मैजिक वाटर बॉल के जरिए तहकीक कर रहे थे। लॉर्ड की पूरा मैंने एक और इवल गार्ड अपोस्टल पकड़ा है। बरा करम उसकी तस्दीक करें। सैफ अली ने फुलियम बिल्ड को कैद करने वाली मोबाइल जेल निकालते हुए कहा। नौजवान अलिफाडुंचरर, तुम वाकई इवल गार्ड अपोस्टल्स के लिए अजाब हो, कि पुरा ने अपना काम रोकते हुए हंसते हुए कहा। अपने हाथ की हल्की सी लहर के साथ सैफ अली की मोबाइल जेल अचानक उसकी हथेली में नमूदार हो गई। किपुरा को मोबाइल जेल मिलने के बाद फुलियम बिल्ड का साया किपुरा के सामने नमूदार हुआ। ये कैसे मुमकिन है? फुलियम बिल्ड का रंग पीला पड़ गया जब उसने किपुरा और करीबी सैफ अली को देखा। बेस्ट एम्परर वाकई नाकाम हो गया। इस लम्हे वो आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वो किस किस्म की जगह पर है। बस उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली दर हकीकत बेस्ट एम्परर की गिरफ्त से बच निकलेगा और इसे कामयाबी के साथ वार गार्ड्स टेम्पल के हवाले कर देगा। ब्लैक फुलियम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे वॉर गार्ड्स टेम्पल के हवाले कर दिया तो बेस्ट एम्परर यकीनी तौर पर तुम्हें बचने नहीं देगा। फुलियम बिल्ड ने सैफ अली को घूरते हुए चलाया। उस वक्त वो अपनी तमाम उम्मीदें बेस्ट एम्परर के खौफ पर लगा रहा था। वो जानता था कि जब तक सैफ अली इसे हवाले करने से बाज नहीं आता, इसे वॉर गार्ड्स टेम्पल से फरार होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि बेस्ट एम्परर तुम्हें बचाएगा तो तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। अगर तुम वाकई जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे स्टारमोन किंगडम के इवल गॉड्स टेम्पल का मकाम बताओ, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। वो फुलियम बिल्ड की धमकी से बिल्कुल बेपरवाह रहा। उस वक्त वो कुल्लिरुक बेस्ट एम्परर की जबरदस्त शिकस्त से बेखबर था। याद रखो, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड है। ऐसा कहने के बाद सैफ अली ने 5 से उल्टी गिनती शुरू कर दी। दरी असना फुलियम बिल्ड के चेहरे पर एक बेहद बदसूरत तासुर उभरा। इसका दिल शुकूक व शुबहात से भर गया। बाब 1722 बेस्ट एम्परर का गुस्सा। खामोश ऑस्ट्रोलॉजी रूम के अंदर फुलियम बिल्ड ने नफरत से सैफ अली को घूरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली उसे ऐसी पेशकश करेगा। इवल गॉड्स टेम्पल वो बुनियाद थी जिस पर बेस्ट एम्परर और इस जैसे इवल गॉड्स टेम्पल के अरकान अपनी तरक्की के लिए इन्हिसार करते थे। अगर उनका इवल गॉड्स टेम्पल तबाह हो गया तो अब तक की गई उनकी तमाम पेशरफ्त गायब हो जाएगी। लिहाजा बेस्ट एम्परर ने इसे बार बार मुतनब्बे किया था कि किसी भी हालत में इसे स्टारमोन किंगडम के इवल गॉड्स टेम्पल के बारे में मालूमात जाहिर नहीं करनी चाहिए। ब्लैक फुलियम, मैं तुम्हें पूरे एतिमाद के साथ बता सकता हूं कि इवल गॉड्स टेम्पल की ताकत तुम्हारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। जब तक इवल बेस्ट की फौज स्टारमोन किंगडम की दिफाई लाइन को तोड़ती है, इस वक्त स्टोन फॉरेस्ट टाउन तो दूर की बात, जीरो विंग भी खाक में मिल जाएगा। अगर तुम मुझे जाने दो तो बेस्ट एम्परर स्टारमोन किंगडम पर हमला करने का इरादा तर्क कर सकता है और उसके बजाय दूसरी रियासतों को निशाना बना सकता है। अगर तुमने मुझे अब वॉर गार्ड्स टेम्पल के हवाले कर दिया तो तुम सिर्फ बेस्ट एम्परर को मजीद गुस्सा दिलाओगे और उसे स्टारमोन किंगडम पर हमले को तेज करने के लिए अपने तमाम इवल गॉड्स टेम्पल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने पर मजबूर कर दोगे। क्या तुम वाकई अपने पूरे गिल्ड को मेरे साथ बिखरते हुए देखना चाहते हो? सिर्फ इसी सूरत में जब तुम मुझे जाने दोगे तो बेस्ट एम्परर स्टारमोन किंगडम पर हमला करने से बाज आएगा। बसूरत दीगर, पूरी स्टारमोन किंगडम का जवाल सिर्फ वक्त की बात है। फुलियम बिल्ड ने अपने चेहरे पर नाकाबिल बयान बेचैनी के साथ बार बार सैफ अली से इसे रहा करने की इल्तिजा की। अगरचे वाइस टेम्पल लॉर्ड की पूरा 4 NPC नहीं था, लेकिन वो फिर भी लेवल 180 तो 3 ग्रेटनिश था, जो लेवल 80 तो 4 NPC से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। दरी असना, उसकी तरफ से आने वाला शदीद दबाव फुलियम बिल्ड में गहरी मायूसी पैदा करने के लिए काफी था। इस लम्हे
फुलियम बिल्ड सैफ अली को धमकाने के लिए सिर्फ इवल गॉड्स टेम्पल के हमले पर इन्हिसार कर सकता था। एनपीसीज ने हमले की क़यादत की। इसमें हिस्सा लेने वाले इवल बीस्टस और इवल डेमनस की मिकदार और मयार भी इससे कहीं ज्यादा था जिसे कोई एक इवल गॉड्स टेम्पल का खिलाड़ी कंट्रोल कर सके। मौजूदा खिलाड़ियों के पास हमले को रोकने का कोई मौका नहीं था। उस वक्त ऐसा करने के सिर्फ दो काबिल अमल तरीके थे। पहला यह था कि बेस्ट एम्परर स्टारमोन किंगडम पर हमले को रोक दे। दूसरा स्टारमोन किंगडम के इवल गॉड्स टेम्पल को तबाह करना था। इवल गॉड्स टेम्पल का मकाम इवल गॉड्स टेम्पल के अरकान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। इससे पहले कि फुलियम बिल्ड को बाज़ाब्ता तौर पर इवल गॉड अपोसिटिल बनाया जाता, बेस्ट एम्परर ने इससे एक मुआहदे पर दस्तखत करवाए थे जो इसे मंदिर के बारे में कोई भी तफसील जाहिर करने से रोकता था। अगर उसने मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी की तो उसे वॉर गॉड्स टेम्पल भेजे जाने से भी बदतर अंजाम का सामना करना पड़ेगा। दरी असना, अगर उसने स्टारमोन किंगडम के इवल गॉड्स टेम्पल का मकाम जाहिर करने से इनकार कर दिया तो उसके पास सैफ अली को इसे वॉर गॉड्स टेम्पल के हवाले करने से रोकने का सिर्फ एक और तरीका था, और वो ये था कि बेस्ट एम्परर स्टारमोन किंगडम पर हमले को रोक दे। जीरो विंग के गिल्ड लीडर के तौर पर सैफ अली को मालूम होना चाहिए कि इसके गिल्ड के लिए कौन सा फैसला बेहतर है। फुलियम बिल्ड को यह मानने से इनकार था कि सैफ अली सिर्फ इससे छुटकारा पाने के लिए पूरे जीरो विंग को कुर्बान कर देगा। क्या ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं? सैफ अली फुलियम बिल्ड के चेहरे पर मायूसी देखकर हंसा। तुम्हें चीजों को वाज़े तौर पर सोचना चाहिए। जब तक तुम वॉर गॉड्स टेम्पल के हाथों मारे जाओगे, इस अकाउंट में तुमने जो भी पेशरफ्त की है वो ज़ाय हो जाएगी। तुम एक माह बाद ही नया अकाउंट शुरू कर सकोगे। इस वक्त कौन जानता है कि फ्रंट लाइंस पर वापस आने के लिए तुम्हें कितना वक्त और मेहनत दरकार होगी। तुम बहुत से मौके खो दोगे। फी अलहाल मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के एलिट मेंबर्स लेवल 50 तक पहुंचने के करीब थे। एक और महीने में बहुत से एलिट खिलाड़ी गालिबन पहले ही अपनी 2 प्रमोशन मुकम्मल कर चुके होंगे। माहिर खिलाड़ियों का तो जिक्र ही छोड़। अगर फुलियम बिल्ड को शुरू से शुरुआत करनी पड़ी तो वो उन मुख्तलिफ वसाइल और मौके से भी महरूम हो जाएगा जो नए मैप्स की तलाश से हासिल किए जा सकते थे। जब तक कि फुलियम बिल्ड का गिल्ड इसमें काफी वसाइल लगाने के लिए तैयार ना हो या कुल्लिरुक की किस्मत आसमान को छूने वाली ना हो, इसे मुस्तकबिल में अपने मौजूदा फवाइद हासिल करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही सैफ अली ने ऐसा कहा कि पुरा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दरी असना, सैफ अली की बातों की बुनियाद पर फुलियम बिल्ड बता सकता था कि सैफ अली इसे वॉर गॉड्स टेम्पल के हवाले करने के लिए पुरज़्म है। पागल कमीने, तुम वाकई पागल हो। इस लम्हे फुलियम बिल्ड अपने दिमाग को टूटता हुआ महसूस कर सकता था। इसे यहाँ तक शक था कि सैफ अली को अंदाजा है कि इवल गॉड्स टेम्पल का हमला कितना खौफनाक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली दर हकीकत इसकी जान लेने के लिए जीरो विंग को कुर्बान करने तक चला जाएगा। इससे पहले कि फुलियम बिल्ड अपनी बात मुकम्मल कर पाता, उसके अर्द गिर्द दर्जनों सुनहरी मैजिक एरीज नमूदार हुए। फिर हर मैजिक एरी से एक सुनहरी जंजीर निकली। जंजीरों ने फुलियम बिल्ड के जिस्म को छेद दिया और उसकी रूह को बराह रास्त जकड़ लिया। इसके बाद फुलियम बिल्ड का जिस्म जलने लगा। इसका जिस्म सिर्फ 2 सेकंड के बाद राख के ढेर में तब्दील हो गया। कुल्लिरुक की अमर रूह भी तबाह हो गई और गॉड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। यकीनन उसने बोलने से इनकार कर दिया। फुलियम बिल्ड को गायब होते देखकर सैफ अली आह भरे बगैर न रह सका। इसे यकीन नहीं था कि फुलियम बिल्ड ने वफादारी की वजह से इवल गॉड्स टेम्पल का मकाम जाहिर करने से इनकार किया है। 80% इम्कान था कि बेस्ट एम्परर ने ऐसी सूरत हाल की तवक्को की थी और तैयारियां की थीं। ताहम ये नतीजा सैफ अली की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। इवल गॉड्स टेम्पल के अरकान की बुनियाद था। इवल गॉड्स टेम्पल के बगैर बेस्ट एम्परर स्टारमोन किंगडम में अपना इख्तियार खो देगा। वो फितरी तौर पर अपने हवारियों को इतनी आसानी से इवल गॉड्स टेम्पल का मकाम जाहिर नहीं करने देगा। सिस्टम मुबारक हो, आपने एक इवल गॉड अपोसिटिल को पकड़ लिया है। 12,000 वॉर गॉड्स टेम्पल मेरिट पॉइंट्स का इनाम, वॉर गॉड्स टेम्पल के साथ रिपोर्टेशन में 200 पॉइंट्स का इजाफा, 20 करोड़ EXP, 20 फ्री मास्टरी पॉइंट्स और 2 लीगेसी स्कल पॉइंट्स। 12,000 मेरिट पॉइंट्स। सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़कर सैफ अली थोड़ा हैरान हुआ। पहली बार इवल गॉड अपोसिटिल को पकड़ने पर उसे सिर्फ 10,000 मेरिट पॉइंट्स दिए गए थे।
इसे दरहकीकत पिछली बार के मुकाबले में 2000 ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। ताहम उसने जल्द ही दरियाफ्त कर लिया था कि अगरचे इसे मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स में इजाफा हुआ था, लेकिन दिए गए फरी मास्टरी पॉइंट्स और लीगेसी स्किल पॉइंट्स में नुमायां कमी आई थी। इससे पहले इसे 50 फरी मास्टरी पॉइंट्स और 5 लीगेसी स्किल पॉइंट्स मिले थे। अब इसे पिछली मिकदार का सिर्फ 40% मिला था। इजाफी 2000 मेरिट पॉइंट्स हासिल करने के मुकाबले में वो 30 फरी मास्टरी पॉइंट्स और 3 लीगेसी स्किल पॉइंट्स लेना ज्यादा पसंद करता। दरी असना गार्ड्स डोमेन से फिलियम बिल्ड के मुस्तकिल गायब होने के बाद बेस्ट एम्परर, जो इस वक्त एंशिएंट रॉक सिटी में इवल गार्ड्स ब्रांच टेम्पल से अपनी इवल डेमन फौज को कंट्रोल कर रहा था, को इसके बारे में मतला करने वाला एक सिस्टम नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। ब्लैक फिलियम बेस्ट एम्परर चलाया, इसके तासुरात बिगड़ गए। चूंकि तुमने मेरी तरक्की का रास्ता तबाह करने की हिम्मत की है, मैं तुम्हारे जीरो विंग को भी अपने साथ ले डब्बोहेगा। इसे सिर्फ 5 इवल गार्ड अपोसिटिल स्लॉट्स दिए गए थे। अब जबकि वो इनमें से 2 को मुस्तकिल तौर पर खो चुका था, इसे खुद को मजीद तरक्की देने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। इस लम्हे बेस्ट एम्परर के पास खड़ा शख्स बोल पड़ा, बास, ब्लैक फिलियम कुछ ज्यादा ही मगरूर है। क्यों ना मैं पर्पल थारंस किंगडम में अपनी इवल बेस्ट और इवल डेमन फौजों को मुतहर्रिक करूं और उनसे प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में जीरो विंग के कस्बे को तबाह करवा दूं। इससे ब्लैक फिलियम को अच्छा सबक मिलेगा। इस शख्स की जाहिरी शक्ल सख्त थी और उसने चांदी का स्केल आर्मर पहन रखा था। दीगर इवल गार्ड अपोस्टल्स के बरक्स इस शख्स ने खुद को पट्टियों में नहीं लपेटा था। इसके बजाय बेस्ट एम्परर की तरह उसने अपनी जिल्द की रंगत को छुपाने के लिए कुछ नहीं किया। दरी असना, अगर कोई इस शख्स पर एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन स्किल इस्तेमाल करता तो उसे पता चलता कि वो न सिर्फ लेवल 52 का बर्जरकर था, बल्कि इसके पास 2 की पोशीदा क्लास सेविज वॉरियर भी थी। नहीं, वो कस्बा अभी अपने तहफ्फुज की मुद्दत में है। अगरचे वहां मौजूद एनपीसी गार्ड्स इतने आला लेवल के नहीं हैं जितने के किसी रियासत के अंदर दस्तयाब एनपीसी गार्ड्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी लेवल 100 के एनपीसीज हैं। वहां 23 एनपीसीज भी हैं। यहां तक के 10 लेवल 80 के मते के रैंक वाले इवल बीस्टस भी कस्बे को तोड़ने के लिए काफी नहीं होंगे। बेस्ट एम्परर ने सर हिलाते हुए कहा, अभी हमें जो करने की जरूरत है वो इंतजार है। ब्लैक वाटर की तरफ से मुझे भेजी गई मालूमात की बुनियाद पर कस्बे के तहफ्फुज की मुद्दत सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के दौरान खुद को मुनासिब तरीके से तैयार करो। विन, एक बार जब कस्बे के तहफ्फुज की मुद्दत खत्म हो जाएगी, हम हमला करेंगे। बास, यकीन रखें, मैं जमानत देता हूं कि जीरो विंग का कस्बा इसके तहफ्फुज की मुद्दत खत्म होते ही जमीन बोस हो जाएगा। विंड हंटर नामी चांदी के आर्मर वाले शख्स ने अपने चेहरे पर पुरएतिमाद मुस्कुराहट के साथ कहा। बेस्ट एम्परर ने विंड हंटर की बातों के जवाब में सर हिलाया। उसे अपने सामने मौजूद शख्स पर बहुत एतमाद था। विंड हंटर न सिर्फ इसका करीबी राजदार था, बल्कि वो पहला शख्स भी था जिसे इसने इवल गार्ड अपोसिटिल में तब्दील किया था। सब की तवक्कुआत के बरक्स स्टारमोन किंगडम बेस्ट एम्परर का मरकजी हेडक्वार्टर नहीं था, जो दरअसल पर्पल थारंस किंगडम था। विंड हंटर पर्पल थारंस किंगडम में पहले ही काफी अरसे से काम कर रहा था और उसने अपने लिए एक ऐसी बुनियाद बना ली थी जिसका अबेंडन्ड व्यू और फुलियम बिल्ड जैसे नए बने हुए इवल गार्ड अपोस्टल्स मुकाबला करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। दरी असना वॉर गार्ड्स टेम्पल के ऑस्ट्रोलॉजी रूम में वापस सैफ अली ने अपने ख्यालात को दोबारा तरतीब दिया था। अगरचे वो स्टारमोन किंगडम के इवल गार्ड्स टेम्पल का मकाम हासिल करने में नाकाम रहा था, लेकिन वो फिर भी स्टारमोन किंगडम पर हमले के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करने में कामयाब रहा था, जो कि ये हकीकत थी कि बेस्ट एम्परर को हमले को आगे बढ़ाने के लिए पहले काफी इवल गार्ड्स टेम्पल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी। काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बगैर हमले के पास रियासत की दिफाई लाइन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं होगा। सैफ अली के लिए ये बिलाशुबा अच्छी खबर थी। कम अज कम इसे जल्द ही किसी भी वक्त रियासत में हमले के आगे बढ़ने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आखिरकार बेस्ट एम्परर ने अपने बहुत से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन की पिछली जंग पर खर्च किए होंगे। सैफ अली को यह मानने से इनकार था कि बेस्ट एम्परर ने एक 4 एनपीसी को मुफ्त में कार्रवाई करने पर राजी कर लिया था। इस इल्म को जहन में रखते हुए अब उसे जो करने की जरूरत थी वो ये था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो खुद को मजबूत करे और इवल गार्ड्स टेम्पल का मकाम तलाश करे। इसके बाद सैफ अली ने कीपुरा से राब्ता किया और पूछा, लॉर्ड कीपुरा,
मेरे पास यहाँ एक ईवल गॉड्स आई है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वॉर गॉड्स टेम्पल उसे मेरे लिए ठीक करने के काबिल है? बाब 1723 मुकम्मल ईवल गॉड्स आई। एक ईवल गॉड्स आई कि पुरा के झुर्रियां ज़दा चेहरे पर सदमे की एक झलक उभरी जब उसने सैफ अली को घूरा। वाज़े तौर पर पुरजोश होते हुए उसने पूछा, क्या तुमने वाकई ईवल गॉड्स आई हासिल कर ली है? कि पुरा के चेहरे पर जोश और जज्बा देखकर सैफ अली ने अपने बेग से गहरे सुरमई रंग की रौनक क्रिस्टल बॉल निकाली। जैसे ही क्रिस्टल बॉल कमरे में नमूदार हुई, इससे इवल एनर्जी के छोटे निशानात रिसने लगे। ये क्रिस्टल बॉल कोई और नहीं बल्कि इवल गॉड्स आई थी, जो उसने इवल गॉड के सेलिंग मैजिक एरी को तबाह करने के बाद हासिल की थी। जिस लम्हे सैफ अली ने इवल गॉड्स आई को जाहिर किया, कि पुरा की नजरें तेज हो गईं जब उसने क्रिस्टल बॉल का मुआयना किया। अगर सैफ अली को यह मालूम न होता कि अच्छे एनपीसीज खिलाड़ियों से चोरी नहीं करेंगे, तो उसे इस बात में कोई शक नहीं होता कि किपुरा बगैर किसी हिचकिचाहट के इससे इवल गॉड्स आई छीन लेगा। ये दरअसल असली है। आइटम के तफसीली मुआयने के बाद किपुरा और भी पुरजोश हो गया। फिर उसने अपनी नजरें वापस सैफ अली की तरफ मोड़ी और कहा, अगरचे इस इवल गॉड्स आई को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये अब भी बहुत कीमती है। ये वो मवाद भी है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम ये इवल गॉड्स आई मुझे बेचने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें ये एलिमेंटल क्राउन और 5000 मेरिट पॉइंट्स पेश करूंगा। किपुरा मुस्कुराया जब उसने 7 चमकदार जवाहरात से जड़ा एक ताज निकाला। ताज के कमरे में नमूदार होते ही सैफ अली अपने इर्द गिर्द मौजूद माना को बेचैन होता महसूस कर सकता था। एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम एलिमेंटल क्राउन को देखकर सैफ अली हैरत से सांस अंदर खींचे बगैर न रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि किपुरा इतना सखी होगा। अगर उसने अब एलिमेंटल क्राउन हासिल कर लिया, तो वो फौरी तौर पर जीरो विंग के किसी एक रुकन को एक आला माहिर में तब्दील कर सकता है। मजीद बरा किपुरा ने इजाफी 5000 मेरिट पॉइंट्स की भी पेशकश की थी। ये तकरीबन एक एपिक आइटम की कीमत थी। यकीनन तुम इवल गॉड्स आई को ठीक करने का इंतखाब कर सकते हो, ताहम ऐसा करना नाकाबिल यकीन हद तक महंगा होगा। 15000 मेरिट पॉइंट्स के अलावा तुम्हें 100 माना स्टोन्स और 7 लोमनीरेज क्रिस्टल के 3 यूनिट्स की जरूरत होगी। सैफ अली अंदर से हैरान था। इसे इस आइटम की मरम्मत के अखराजात इतने ज्यादा होने की तवक्को नहीं थी। आमतौर पर खिलाड़ी सिर्फ टीम डंजन्स पर छापा मार कर ही माना स्टोन्स हासिल कर सकते थे, लेकिन 100 अफराद के हील मोड टीम डंजन्स में भी ड्रॉप रेट बहुत कम था। जहां तक 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स का ताल्लुक है, तो इम्कान था कि गेम के इस मरहले पर किसी एक गिल्ड के पास एक यूनिट भी नहीं होगा। तुम अपने इख्तियारात पर गौर करने के लिए वक्त ले सकते हो। अभी फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है, किपुरा ने हंसते हुए कहा। लॉर्ड किपुरा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मैं इवल गॉड्स आई को ठीक करना चाहता हूं, सैफ अली ने पुरज़्म अंदाज में कहा। इस वक्त फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स के लिए इसकी ख्वाहिश शदीद थी, खास तौर पर उन फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स के लिए जो जादुई क्लासेस के लिए मौजूद थे। अगर उसने जीरो विंग के जादुई क्लास के माहिरीन में से किसी को एलिमेंटल क्राउन दे दिया, तो इस माहिर की फायर पावर बिल्कुल नई सतह पर पहुंच जाएगी। ताहम इवल गॉड्स आई मजमूई तौर पर गिल्ड की एलिमेंटल क्राउन से कहीं ज्यादा मदद करेगी। अगरचे मनी ईचर वर्ल्ड सिर्फ थोड़ी मिकदार में वसाइल पैदा करती थी, लेकिन उनसे पैदा होने वाला पावर और बेहद कीमती था। आमतौर पर पावर और सिर्फ गैर मुस्तहकम अदर वर्ल्ड से ही हासिल किया जा सकता था। मजीद बरा मनी ईचर वर्ल्ड एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम से कहीं ज्यादा नायाब और कीमती थी। माजी में बहुत से फ्रस्टेड गिल्ड्स एक मनी ईचर वर्ल्ड के बदले 1 दर्जन से ज्यादा फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स का तबादला करने के लिए भी तैयार थे। लिहाजा सैफ अली के लिए सबसे दानिशमंदाना फैसला इवल गॉड्स आई को ठीक करना था। कितनी बदकिस्मती की बात है कि पुरा ने अपना मामूल का सुकून बहाल करने से पहले आह भरी। फिर इसने सैफ अली की तरफ देखा और कहा, तो फिर मवाद हवाले करो। अगर तुम्हारे पास वो तैयार नहीं है, तो तुम जाकर उन्हें इकट्ठा कर सकते हो। मतलूबा मवाद मिलने के बाद तुम मुझे दोबारा तलाश कर सकते हो। सैफ अली ने जवाब में सर हिलाया। फिर इसने वॉर गॉड्स टेम्पल छोड़ दिया और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ भागा। दूसरों को 100 माना स्टोन्स और 7 लोमनीरेज क्रिस्टल के 3 यूनिट्स इकट्ठा करने में जिदोजहद करनी पड़ सकती है, लेकिन यह काम सैफ अली के लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। क्लासिफर्स स्टोन के साथ वो मैजिक क्रिस्टल्स और 7 लोमनीरेज शॉर्ट्स से इन दोनों आइटम्स को सिंथेसाइज कर सकता था।
जिसके बाद सैफ अली ने 5000 मैजिक क्रिस्टल्स और 100 से ज्यादा 7 लोमनी रेज शॉर्ड्स, जो 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स की तामीर से बच गए थे, को 100 माना स्टोन्स और 2 7 लोमनी रेज क्रिस्टल्स में तब्दील कर दिया। फिर वो किपुरा से मिलने के लिए वापस भागा। जब किपुरा ने देखा कि सैफ अली के पास मतलूबा मवाद मौजूद है, तो उसने पूछने से पहले सौड समीन को एक संजीदा नजर से देखा, क्या तुम वाकई ईवल गॉड्स आई को ठीक करना चाहते हो? सिस्टम ईवल गॉड्स आई की मुरम्मत पर 15,000 मेरिट पॉइंट्स लागत आएगी। चूंकि आपके पास 3,700 वॉर गॉड्स टेम्पल रिपोर्टेशन पॉइंट्स हैं, इसलिए आप 20% मेरिट पॉइंट्स की अदायगी कवायद से कर सकते हैं। क्या आप कवायद से अदायगी करना चाहते हैं? सिस्टम मौजूदा मार्केट के सिस्टम के तज्जिए की बुनियाद पर हर मेरिट पॉइंट की कीमत 2 गोल्ड 10 सिल्वर है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उस वक्त उसके पास 12,000 से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स थे। अगर उसने कवायद के साथ 3,000 मेरिट पॉइंट्स अदा किए, तो उसके पास ईवल गॉड्स आई को ठीक करने के लिए काफी मेरिट पॉइंट्स होंगे। फौरी तौर पर सैफ अली के बैग से 6,300 गोल्ड गायब हो गए। किपुरा को मवाद मिलने के बाद उसने एक मंत्र पढ़ना और डिवाइन रूनस की एक के बाद एक लाइन लिखना शुरू कर दी। अर्ध गिर्द का माना और किपुरा के रूनस फिर धीरे धीरे ईवल गॉड्स आई में बहने लगे, जो वाइस टेम्पल लॉर्ड के सामने मंडला रही थी। जैसे ही ये अमल जारी रहा, सैफ अली ईवल गॉड्स आई की सतह पर रूनस को तेज होते देख सकता था। गहरे सुरमई क्रिस्टल बॉल से निकलने वाली ईवल एनर्जी की कसाफत में भी इजाफा हुआ। जब हर माना स्टोन और 7 लोमनी रेज क्रिस्टल ईवल गॉड्स आई के साथ जम हो गया, तो औरत पर मौजूद रूनस ने एक शानदार सुरमई चमक खारिज की। जैसे ही इसने गहरे सुरमई क्रिस्टल बॉल को देखा, सैफ अली इससे निकलने वाले एक खतरनाक हद तक बदनीयती पर मबनी इरादे को महसूस कर सकता था। इस मकाम पर ईवल गॉड्स आई से ईवल एनर्जी का रिसना बंद हो गया। अब ये महज पुरस्रार रूनस से सजे एक क्रिस्टल की तरह लग रही थी। ठीक है, मैंने ईवल गॉड्स आई को ठीक कर दिया है। उम्मीद है तुम उसका सही इस्तेमाल कर सकोगे। इस बात को यकीनी बनाना कि तुम ईवल गॉड्स टेम्पल वालों को ये पता ना चलने दो कि ये तुम्हारे पास है। बसूरत दीगर, वो तुम्हें तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। किपुरा ने हिचकिचाते हुए ईवल गॉड्स आई को वापस सैफ अली के हवाले करते हुए मुतनब्बे किया। जब सैफ अली को ईवल गॉड्स आई मिली, तो उसने अपने हाथों में बेपना वजन महसूस किया। एक आम क्रिस्टल के बजाय इसे ऐसा लगा जैसे इसे अभी एक छोटा सा पहाड़ मिला हो। अगर वो 1-2 खिलाड़ी ना होता जिसकी स्ट्रेंथ में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स थे, तो वो शायद मुट्ठी के साइज की क्रिस्टल बॉल को उठाने के काबिल भी ना होता। ये बहुत भारी है। तो ये है मुकम्मल ईवल गॉड्स आई। ईवल गॉड्स आई को पकड़ते हुए सैफ अली ने आइटम के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना किया। ईवल गॉड्स आई। ये आइटम ईवल गॉड ने दुनिया की रुकावट के जरिए रास्ता खोलने के मखसूस मकसद के लिए बनाया था। ईवल गॉड्स आई में एक सेलशदा मनी ईचर वर्ड मौजूद है और इसे मनी ईचर वर्ड की ताकत को बैरूनी दुनिया में मुंतकिल करने के लिए एक नाली के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ईवल गॉड्स आई अपने हामिल को अंदर मौजूद मनी ईचर वर्ड पर हाकमियत भी अता करती है। इजाफी स्कल एक वर्ल्ड्स पावर, इसे मैजिक एरी के पावर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मैजिक एरी के असरात में ज्यादा से ज्यादा 120% बेहतरी आती। कोल डाउन 48 घंटे। इजाफी स्कल 2 टेलीपोर्टेशन पाथवे सेलशदा मनी ईचर वर्ड का रास्ता खोलता है। रास्ता 10 मिनट तक रहता है। कोल डाउन 96 घंटे। हैरत अंगेज। मुकम्मल ईवल गॉड्स आई का मुआयना करने के बाद सैफ अली पूरी तरह दंग रह गया। वो बिलाखिर समझ गया कि माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने मनी ईचर वर्ल्ड्स को इस कदर अहमियत क्यों दी थी। जैसे ही सैफ अली खामोशी से ईवल गॉड्स आई की तारीफ कर रहा था, आबदा गाल ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर मिलिंकोलुक इस्माइल ने वो मवाद इकट्ठा कर लिया है जिसकी आपको जरूरत है। मैंने जीरो विंग सिटी में आपकी दरखास्त करदा आर्किटेक्ट्स को भी इकट्ठा कर लिया है, आबदा गाल ने इत्तला दी। ठीक है, मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। आबदा गाल की बातें सुनकर सैफ अली मुस्कुराए बगैर न रह सका। इसके साथ जीरो विंग के पास जल्द ही दूसरा स्टोन फॉरेस्ट टाउन होगा। बस इस बार ये एक न्यूट्रल मैप में था। बाब 1724 मुकद्दस तलवार की ताकत। काल मुनक़ते करने के बाद सैफ अली ने वार गॉड्स टेम्पल छोड़ दिया
और जीरो विंग सिटी में टेलीपोर्ट करने के लिए एक गिल्ड ट्रांसफर स्क्रोल का इस्तेमाल किया। फिर इसने 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए ओरुक एम्पायर का सफर किया और प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन की तरफ अपना रास्ता बनाया। यहाँ अब भी इवल डैमनस मौजूद हैं। इस वक्त सैफ अली ने अपना ब्लैक कल्विक पहन रखा था, जिससे इसकी शनाख्त छपी हुई थी। जैसे ही वो प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के करीब बियाबान में पहुंचा, उसने जो कुछ देखा इस पर उसकी तेवरियां चढ़ गईं। उसने अपने सामने घास के मैदान में लेवल 70 से ऊपर के इवल डैमनस और इवल बीस्टस को घूमते हुए देखा। वहां आसानी से 5000 से ज्यादा मोनस्टर्स थे, जो बेस्ट एम्परर के उन इवल बीस्टस और इवल डैमनस से भी ज्यादा मजबूत थे, जिनसे जीरो विंग ने हाल ही में जंग की थी। जीरो विंग का नया कस्बा हाल ही में तामीर किया गया था, इसलिए इसने अभी तक कस्बे की रहाइशगाह में गिल्ड रिजेडनेस टेलीपोर्टेशन मैजिक एरी कायम नहीं किया था। लिहाजा वो कस्बे के हवाले करने के तरीकाकार को मुकम्मल करने और टेलीपोर्टेशन एरी कायम करने के लिए प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन की तरफ भागा था। दोस्त, मेरा ख्याल है कि तुमने हाल ही में ओरुक एम्पायर का दौरा नहीं किया है ना? गहरे नीले रंग के लेदर आर्मर में मलबूस एक लेवल 49 के मर्द रेंजर ने, जो वहां से गुजर रहा था, सैफ अली के करीब आकर पूछा, जब इसने सौरुड समीम की तेवरियां चढ़ी हुई देखे। नौजवान फिर मुस्कुराया और बोला, जीरो विंग ने कुछ अरसा कबल बेस्ट एम्परर की इवल बेस्ट और इवल डेमन फौजों के खिलाफ एक जबरदस्त जंग लड़ी थी। अगरचे बेस्ट एम्परर को शिकस्त हुई और बिलाखिर उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसने जीरो विंग को खंडर का दौरा करने से रोकने के अपने मिशन को तर्क नहीं किया। इसके बरक्स उसने एंशिएंट रॉक सिटी से मजबूत इवल बीस्टस और इवल डेमनस का एक बड़ा ग्रुप प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन को घेरने के लिए भेजा। अब खंडर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता आगे मौजूद चेक पॉइंट से गुजरना है। चेक पॉइंट? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बेस्ट एम्परर जीरो विंग के अरकान को अपनी शनाख्त छुपाकर खंडर में घुसने से रोकना चाहता है। जब तक खिलाड़ी चेक पॉइंट के जरिए दाखिल नहीं होते, इवल बीस्टस और डैमनस उन पर हमला कर देंगे। रेंजर नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ वक्त बचाने के लिए जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने का मशवरा नहीं दूंगा। वो इवल बीस्टस और इवल डैमनस इंतहाई ताकतवर हैं। कुछ खिलाड़ी जो नए सेटअप से नाराज थे, उन्होंने चेक पॉइंट से गुजरे बगैर खंडर की तरफ जाने की कोशिश की। आखिरकार 100 अफराद की टीम तेजी से तबाह हो गई। सच कहूं तो वैसे भी इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, चेक पॉइंट की कतार निस्बतन तेजी से आगे बढ़ रही है। आखिरकार ये सिर्फ ये तयन करने के लिए है कि आया खिलाड़ी जीरो विंग से हैं या नहीं। यहां तक पहुंचने में हमें काफी वक्त और मेहनत लगी। कुछ और मिनट वाकई कोई बड़ा फर्क नहीं डालेंगे। वो जीरो विंग के अरकान की जांच कर रहे हैं। सैफ अली बुड़बुड़ाया जब उसने इस तरफ देखा जहां रेंजर नौजवान ने इशारा किया था। बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम कि जीरो विंग ने क्या किया, लेकिन ऐसा लगता है कि गिल्ड ने वाकई बेस्ट एम्परर को गुस्सा दिलाया है। वो पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो जीरो विंग से आखिरी दम तक लड़ने का इरादा रखता है। रेंजर नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा। लिहाजा उसने इस मकसद के लिए ये चेक पॉइंट बनाया। बेस्ट एम्परर ने न सिर्फ अपने मातहतों को चेक पॉइंट पर तैनात किया है, बल्कि वहां काफी ताकतवर इवल डैमनस भी मौजूद हैं। मैं समझ गया, सैफ अली बुड़बुड़ाया। फिर वो सीधा बेस्ट एम्परर के चेक पॉइंट की तरफ चल पड़ा। दिन के इख्तिताम पर इवल डैमनस मोनस्टर्स थे। जब तक खिलाड़ी ब्लैक कल्विक पहनते, इवल डैमनस उनकी शनाख्त का तयन नहीं कर सकते थे। ताहम खिलाड़ी कर सकते थे। जब तक बेस्ट एम्परर के मातहत गुजरने वाले खिलाड़ियों को अपने ब्लैक कल्विक उतारने पर मजबूर करते, वो खिलाड़ियों की शनाख्त का तयन कर सकते थे। अगरचे जीरो विंग के अरकान अपने गिल्ड अल्फामलम्स को छुपाकर दरियाफ्त होने से बच सकते थे, लेकिन ऐसा करने से ऐसा लगेगा जैसे गिल्ड के खिलाड़ी बेस्ट एम्परर से डरते हैं। दोस्त, तुम कहां जा रहे हो? कतार का इख्तिताम वहां से शुरू नहीं होता, रेंजर नौजवान ने पुकारा जब उसने सैफ अली को सीधे चेक पॉइंट की तरफ जाते देखा। अगर तुम उसूलों पर अमल नहीं करोगे और कतार को छोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो यकीनी तौर पर तुम्हें मार डालेंगे। ये ठीक है, मैं जीरो विंग का वही रुकन हूं जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। सैफ अली ने हाथ हिलाते हुए इत्तेफाकना जवाब दिया। जैसे ही सैफ अली ने अपनी बात मुकम्मल की, उसने रफ्तार बढ़ाई और गायब हो गया। जीरो विंग का रुकन? सैफ अली के जवाब ने रेंजर नौजवान और उसके साथियों दोनों को दंग कर दिया। क्या हो रहा था?
जीरो विंग के अरकान में से एक ने दरहकीकत बेस्ट एम्परर के चेक पॉइंट की तरफ भागने की हिम्मत की। मजीद ये कि वो रुकन अकेले ही चेक पॉइंट के करीब पहुंचा। क्या सोरुसमीन को एहसास नहीं था कि सैकड़ों इवल डेमनस चेक पॉइंट की हिफाजत कर रहे हैं? बेस्ट एम्परर ने वहां एक मते का रैंक का इवल डेमन भी तैनात किया था। ऐसी कुव्वत पलक झपकते ही 100 अफराद की माहिर टीम को भी नीस्तो नाबूद कर देगी। जब रेंजर नौजवान और उसके साथी बिलाखिर अपनी हैरत से बाहर आए तो उन्होंने सैफ अली की पागलपन की हरकतों को रोकने के लिए इसका पीछा किया। वो सब आजाद खिलाड़ी थे और बेस्ट एम्परर और जीरो विंग के दरमियान लड़ाई में वो गिल्ड के मजबूत हामी थे। बेस्ट एम्परर का रवैया न सिर्फ जालिमाना था बल्कि वो इवल गॉड्स टेम्पल का एक रुकन भी था जो खिलाड़ियों को मुमकिना कुर्बानियों के तौर पर देखता था। बज़ाहिर इनमें बेस्ट एम्परर के अमाल की मजम्मत करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अंदर से वो इससे शदीद नफरत करते थे। ताहम रेंजर नौजवान और उसके साथी सैफ अली को पकड़ने के लिए बहुत सुस्त थे। चंद सेकंड दौड़ने के बाद सैफ अली पहले ही चेक पॉइंट पर पहुंच चुका था और बेस्ट एम्परर के मातहतों ने इसे दरियाफ्त कर लिया था। तुम कौन हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि ये एक चेक पॉइंट है? गुजरने के लिए हर एक को कतार में खड़ा होना चाहिए और अपने ब्लैक कल्विक उतारने चाहिए। चांदी के सुरमई आर्मर में मलबूस एक लेवल 50 के शील्ड वॉरियर ने सैफ अली पर चलाया। अगरचे जीरो विंग ने इससे पहले एक बार बेस्ट एम्परर की फौज को शिकस्त दी थी, लेकिन ओरुक एम्पायर अब भी इवल गॉड्स टेम्पल का इलाका था। बेस्ट एम्परर के मातहतों के तौर पर सपर गिल्ड के अरकान को भी उनके साथ एहतराम से पेश आना पड़ता था। यहां तक कि एक आला माहिर को भी ओरुक एम्पायर में अपना सर झुकाना पड़ेगा। मैं आराम से मुस्कुराते हुए सैफ अली ने जवाब दिया, मैं इन लोगों में से एक हूं जिन्हें तुम तलाश कर रहे हो। ये कहते हुए सैफ अली ने एक कदम आगे बढ़ाया। अपने गैर मामूली एट्रीब्यूट्स के साथ सोरुसमीन एक ही लम्हे में लेवल 50 के शील्ड वॉरियर के सामने पहुंच गया। फिर इसने कलंग रे को म्यान से निकाला और इसे लहराया। हुआ शील्ड वॉरियर के सामने एक नीली चमक उभरी। लेवल 50 का शील्ड वॉरियर फौरन बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मरने के बाद भी उसने इस बात पर कोई रद्दे अमल जाहिर नहीं किया था कि अभी क्या हुआ है। जब शील्ड वॉरियर की लाश जमीन से टकराई तो उसके पास लेवल 45 का फाइनल रैंक का आर्मर का टुकड़ा गिर गया। वो मर गया। वो कौन है? वो बहुत ताकतवर है। क्या इस सोरुसमीन का दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को ये कहते सुना है कि वो जीरो विंग का रुकन है। कतार में खड़े हजारों खिलाड़ी अभी जो कुछ हुआ इस पर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सैफ अली ने जीरो विंग से होने के बारे में सच कहा था या नहीं, यह हकीकत कि इसने एक ही वार से लेवल 50 के शील्ड वॉरियर को मार डाला था, नाकाबिल यकीन हद तक चौंका देने वाली थी। एक लेवल 50 का शील्ड वॉरियर, यहां तक कि टिर 1 पर भी तकरीबन 50,000 HP रखता होगा। शील्ड वॉरियर्स के पास दीगर क्लासेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफेंस भी था। उनके पास पीसू स्किल्स भी थी जो आने वाले विंच को कम करती थी। यहां तक कि इसी लेवल का एक ग्रेट लॉर्ड भी ऐसे शील्ड वॉरियर को फौरी तौर पर नहीं मार सकता था। फिर भी सैफ अली ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। कुछ फासले पर मौजूद बेस्ट एम्परर के 13 दीगर मातहत भी इसी तरह हक्का बका रह गए। उन्हें कभी तवक्को नहीं थी कि कोई अकेले चेक पॉइंट पर हमला करने की इतनी हमाकत करेगा। सैकड़ों इवल डेमनस ने चेक पॉइंट को घेर रखा था, जिनमें एक लेवल 80 का मते का इवल डेमन भी शामिल था। यहां तक कि आला माहिरीन भी मते का इवल डेमन के सामने बिल्कुल बेबस होंगे। कम अज कम खिलाड़ियों को उसे काबू करने के लिए 1000 माहिरीन की टीम की जरूरत होगी। कमीने बेस्ट एम्परर के मातहत गुस्से से चलाए जब उन्होंने देखा कि सैफ अली ने दर हकीकत उनके साथी का सामान उठाकर रख लिया है। उन्होंने फौरन अपने हथियार निकाले और हमला आवर सोरुसमीन की तरफ बढ़े। उनकी राय में सैफ अली ने अपने शील्ड वॉरियर साथी को फौरी तौर पर मारने के लिए किसी किस्म की स्किल का इस्तेमाल किया होगा, और ऐसी ताकतवर स्किल्स के कूल डाउन बहुत तवील होते हैं। सैफ अली अगले कई मिनटों तक इसे दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होना चाहिए। चेक पॉइंट पर मौजूद दर्जन भर मातहतों में से हर एक लेवल 50 का माहिर था। मजीद ये कि मुर्दा शील्ड वॉरियर ताकत और आलात के लिहाज से उनके ग्रुप के निचले निस्फ हिस्से में आता था। यहां तक कि अगर वो सैफ अली का मुकाबला नहीं कर सकते थे तब भी वो करीबी इवल डेमनस को शामिल कर सकते थे। ताहम जब सैफ अली और हमले की क़यादत करने वाले 5 मिली माहिरीन के दरमियान सिर्फ 15 यार्ड का फासला रह गया तो सैफ अली अचानक गायब हो गया।
जब तक 5 मेली माहिरीन को एहसास हुआ कि सैफ अली जा चुका है, वो बिल्कुल उनके सामने दोबारा नमूदार हुआ नहीं। सैफ अली को इतनी अचानक अपने सामने पाकर 5 मेली माहिरीन घबरा गए और मुकम्मल दिफा पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन जीरो विंग के टॉप सोल्ड समीन ने उन्हें अपना दिफा करने का मौका नहीं दिया क्योंकि इसने कलंग रे को लहराया। शेडो ब्लेड। अचानक तलवार की 10 रोशनियों, एक नीली और नौकाली, ने 5 मेली माहिरीन को इससे पहले काट दिया कि वो कोई रद्द अमल जाहिर कर पाते। माहिरीन की एचपी तेजी से गिर गई और 1 सेकंड के कुछ हिस्से में 0 तक पहुंच गई। फिर तमाम 5 मेली माहिरीन बैक वक्त जमीन पर गिर पड़े। रुको, वो शेडो ब्लेड है, वो ब्लैक फुलियम है, जीरो विंग का गिल्ड लीडर। बाब 1725 एक मतेका के साथ वहशियाना ताकत से लड़ना। शेडो ब्लेड, क्या वो वाकई सौरुड किंग है? बेस्ट एम्परर के चेक पॉइंट के लिए कतार में खड़े हजारों खिलाड़ियों पर हैरत छा गई जब उन्होंने तलवार की 10 रोशनियों को 5 मेली खिलाड़ियों का खात्मा करते देखा। यहां मौजूद हर शख्स ब्लैक फुलियम के बारे में जानता था, खास तौर पर स्टोन फॉरेस्ट टाउन में हेवेंस बरेल के साथ जीरो विंग की जंग के बाद वो शख्स जंगी हथियारों का मुकाबला करने की भी सलाहियत रखता था। प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन में ब्लैक वाटर के साथ जंग के दौरान ब्लैक फुलियम ने हेवेंस बरेल के असल गिल्ड लीडर सुनगोलर बरेल को एक ही हमले में मार डाला था। ब्लैक फुलियम के चौंका देने वाले जंगी रिकॉर्ड्स बहुत पहले ओरुक एम्पायर की पड़ोसी रियासतों और सल्तनतों के खिलाड़ियों के लिए एक गर्मा-गर्म मौजू बन चुके थे। ब्लैक फुलियम की मकबूलियत की वजह से बहुत से खिलाड़ियों ने यह तज्जिया करने की कोशिश की थी कि वो इतना ताकतवर क्यों है। इन खिलाड़ियों ने ब्लैक फुलियम की कुछ स्किल्स को भी अवामी तौर पर बेनकाब किया था। ब्लैक फुलियम की मुख्तलिफ स्किल्स में शेडो ब्लेड को इस शख्स की ट्रेडमार्क चालों में से एक समझा जाता था क्योंकि ये ट्रदो सौरुड मास्टर की स्किल नहीं थी। सबके अंदाजे की बुनियाद पर यह गालिबन एक पोशीदा क्लास की मुनफरिद स्किल थी। सैफ अली का अपनी तलवार के एक ही वार से 9 इजाफी हमलों को तलब करना गालिबन इसकी शेडो ब्लेड स्किल का नतीजा था। इस हकीकत को शामिल करते हुए कि सैफ अली ने खुद को जीरो विंग का रुकन करार दिया था, इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि सैफ अली ब्लैक फुलियम था। जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ, देखने वाले हर शख्स के रूंगटे खड़े हो गए। ब्लैक फुलियम ने इससे पहले एक बार बेस्ट एम्परर की फौज को शिकस्त दी थी और तलब की गई मखलूकात पर उसका कंट्रोल हैरान कुन था। वो यकीनी तौर पर गॉड्स डोमेन के अफसानवी किरदारों में से एक था। उन्हें कभी तवक्को नहीं थी कि उन्हें इस सौरसमीन से मिलने या बातचीत करने का मौका मिलेगा। अब उन्हें न सिर्फ ब्लैक फुलियम को जाती तौर पर देखने का मौका मिला, बल्कि उन्हें बेस्ट एम्परर के चेक पॉइंट पर हमला करते हुए देखने का भी मौका मिला। वो अपनी आंखों के सामने एक तारीखी लम्हा देखने वाले थे। वो पुरजोश क्यों नहीं होंगे? ब्लैक फुलियम, क्या हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? बेस्ट एम्परर के मातहत जिन्होंने सैफ अली पर हमला करने का मंसूबा बनाया था, अपने मुखालिफ को घूरते हुए रुक गए। उनका सारा पिछला एतमाद और गुस्सा गायब हो गया। अब उनकी आंखों में सिर्फ खौफ चमक रहा था। अगरचे वो माहिर खिलाड़ी थे और उन्होंने बेहतरीन सामान पहन रखा था, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि वो सैफ अली का मुकाबला कर सकते हैं। मजीद ये कि इन सब ने इस शख्स की जंगी वीडियोस देखी थी। वो ट्रदो के माहिरीन को भी इतनी आसानी से मार सकता था जैसे सब्जियां काटना, फिर एक के खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़ दें। वो सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकते थे कि इवल डैमनस के पहुंचने और सैफ अली से निमटने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त खरीद सकें। करीब ही सैकड़ों इवल डैमनस थे, जिनमें सबसे कमजोर लेवल 70 का लॉर्ड था, जबकि सबसे मजबूत लेवल 80 का मते का इवल डैमन था। यहां तक कि अगर सैफ अली ज्यादा ताकतवर होता, तब भी इसके लिए अकेले लेवल 80 के मते का इवल डैमन का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। हमला नहीं करोगे? सैफ अली मुस्कुराया जब उसने बेस्ट एम्परर के बाकी 8 मातहतों पर नजर दौड़ाई। तो फिर मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। ये कहते हुए सैफ अली गायब हो गया और सिर्फ एक साया पीछे छोड़ गया। पलक झपकते ही सैफ अली एक लेवल 50 के समनर से तकरीबन 10 यार्ड के फासले पर दोबारा नमूदार हुआ। इससे पहले कि ये समनर कोई स्पेल कास्ट कर पाता, एक नीली चमक ने इसे निगल लिया। चोप। समनर की एचपी, जो 34,000 से ज्यादा थी, फौरी तौर पर 0 हो गई। समनर की बिनाई फिर तारीक हो गई और उसका जिस्म गिर पड़ा। इसकी लाश के पास लेवल 45 के डार्क गोल्ड रैंक के दस्ताने गिर गए। सैफ अली ने इत्मीनान से दस्ताने जेब में डालने के बाद
करीबी लेवल 50 के रेंजर की तरफ अपना रास्ता बनाया। अगरचे लेवल 50 के रेंजर ने अपनी बैकवर्ड लेग स्कल को फाल करके रद्द अमल जाहिर किया था, लेकिन सैफ अली ने स्कल के असर करने से पहले ही कलंगरे को लहराया था। थंडरनग फ्लैश। मुकद्दस तलवार से निकलने वाली बिजली की 4 लकीरों में से एक ने रेंजर को निगल लिया, जो राख के ढेर में तब्दील हो गया और पेंट का एक जोड़ा पीछे छोड़ गया। बिजली की दीगर 3 लकीरों ने 3 दीगर मातहतों पर हमला किया। एक एलिमेंटलिस्ट के अलावा जिसने वक्त पर अपनी लाइफ सेविंग स्कल को फाल कर लिया था, बिजली ने कुल्लुरुख और ओरेकल की जान ले ली और उनकी तमाम एचपी छीन ली। जैसे खला ही जिम गया हो, सैफ अली के अर्द गिर्द खामोशी छा गई। बकवास का वो इंसान भी है? क्या थंडरनग फ्लैश के चारों हमलों को एक ही समत में नहीं जाना चाहिए? क्या ये कोई मजाक है? थंडरनग फ्लैश को दरहकीकत इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे ही चेक पॉइंट पर मौजूद हजारों खिलाड़ियों ने लड़ाई देखी, उनके जबड़े जमीन से टकरा गए जब सैफ अली ने बेस्ट एम्परर के 3 मातहतों को, जो काफी फैले हुए थे, थंडरनग फ्लैश से इतनी आसानी से मार डाला। अगरचे थंडरनग फ्लैश एक नायाब स्कल थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी इसे सीखने में कामयाब हो गए थे। ये बिलाशुबा गेम के इब्तिदाई मराहिल के दौरान सौरसमीन के लिए सबसे मजबूत एओई स्किल्स में से एक थी, इसलिए काफी खिलाड़ी स्कल की तफसीलात से वाकिफ थे। फिर भी सैफ अली ने अभी स्कल की हुदूद को तोड़ा था, इसे एक के बजाय 4 अलग अलग स्किल्स के तौर पर इस्तेमाल किया था। मजीद ये कि इसके तमाम हमलों ने अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया था। ये महज नाकाबिल यकीन था। ये खिलाड़ी जो नहीं जानते थे वो ये था कि सैफ अली बहुत पहले अपनी स्किल्स पर कंट्रोल हासिल कर चुका था। जब से वो वाइड रीलिम में पहुंचा था, इसे अपने दुश्मनों की हरकत पर कामिल गिरफ्त हासिल थी। फिर उसने अपने बाजू और कलाई का इस्तेमाल करते हुए बिजली के हमलों के रास्ते को तब्दील किया जब वो उसकी तलवार की नोक से निकले। आमतौर पर बिजली के हमलों की समत को तब्दील करना नामुमकिन होना चाहिए, क्योंकि हर हमले के आगाज के दरमियान का वक्फा इंतहाई कम होता है, लेकिन रिलेंस ऑफ ट्रूथ की अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता था। यकीनन इस तरह का कारनामा अंजाम देने की सबसे बड़ी वजह कलंगरे की खौफनाक अटैक स्पीड थी। बसूरत दीगर, वो ज्यादा से ज्यादा 4 में से 3 बिजली के हमलों के रास्ते को तब्दील कर सकता था। अगरचे वो आखिरी हमले के रास्ते को तब्दील करने के काबिल हो सकता था, लेकिन ये बहुत दुरुस्त नहीं होगा। वहां मौजूद रिलिम ऑफ रिफाइनमेंट के कुछ माहिरीन सैफ अली की तकनीक से पूरी तरह मशहूर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सैफ अली ने अभी क्या किया है, अगरचे बमुश्किल। ताहम अगरचे वो इस तकनीक के पीछे का उसूल जानते थे जो सैफ अली ने इस्तेमाल की थी, लेकिन वो ये भी समझते थे कि इस तकनीक पर अमल करना कितना नामुमकिन था। सैफ अली को इतनी कम मेहनत के साथ अपने 4 और साथियों को मारते हुए देखने के बाद बेस्ट एम्परर के बाकी 4 मातहत इस सौरसमीन को घूरते हुए पूरी तरह दहशतज़दा थे। अगरचे वो पहले ही जानते थे कि सैफ अली ताकतवर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो इतना ताकतवर है। सैफ अली की ताकत उनकी समझ से बाहर थी। जीरो विंग का ये सौरसमीन उन्हें बगैर किसी परेशानी के ज़बह कर सकता था, यहां तक कि अगर उसके पास उन जैसे ही बुनियादी एट्रीब्यूट्स होते। ताहम जैसे ही वो चारों अपनी मायूसी में गिरने वाले थे, ईबल डैमनस बिलाखिर पहुंच गए। ये देखकर कि उनकी शैतानी कुमक सिर्फ 40 यार्ड दूर है, चारों जिंदा बच जाने वालों ने सुकून की गहरी सांस ली। जब उन्होंने वापस सैफ अली की तरफ देखा तो उनकी नजरों में थोड़ा सा एतमाद लूट आया। उन्होंने ऐसा रद्द अमल इसलिए जाहिर किया था क्योंकि उनकी मदद के लिए आने वाले ईबल डैमनस में से एक लेवल 80 का मते का ईबल डैमन था। ब्लैक फुलियम, देखते हैं अब तुम कितने मगरूर होते हो। एलिमेंटलिस्ट, जिसने खुद को बर्फ के ताबूत में बंद कर लिया था, ने खुशी का इजहार किया। अचानक 5 मीटर लंबा मते का ईबल डैमन सैफ अली पर झपटा और उसने अपना दायां पंजा, जो गहरी सुरमई धुंध में लिपटा हुआ था, सैफ अली के सर पर लहराया और पंजा गुजरते ही खला को चीर दिया। एक मते का ईबल डैमन करीब आते हुए मते का ईबल डैमन पर नजर डालते हुए सैफ अली ने हेवनली ड्रैगन्स पावर को फाल किया, जिससे इसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, डिफेंस और एचपी आसमान को छूने लगी। सैफ अली ने फिर कलंगरे के एक वॉर से आने वाले पंजे का मुकाबला किया। लाइटनिंग स्लैश। कलंगरे ने एक सुनहरी चमक खारिज की जब ये ईबल डैमन के पंजे की तरफ बढ़ी। मुकद्दस तलवार ने अपने सामने मौजूद खला को कागज के टुकड़े की तरह काट दिया और सैफ अली के सामने एक सिया दरार नमूदार हुई। जैसे ही ये दरार अपने खालिक से दूर होती गई, इसमें से एक जबरदस्त बिजली की चमक निकली।
एक ही लम्हे में ये बिजली सैफ अली से 80 यार्ड दूर तक फैल गई। इससे पहले कि किसी को एहसास होता, कलंगरे मते के इवल डेमन के पंजे से टकरा चुकी थी। बूम! एक धमाके की आवाज के बाद एक शदीद झटके की लहर ने अपने अर्द गिर्द को हिलाकर रख दिया जब ये अपने मरकज से फैली। यहां तक कि 100 यार्ड से ज्यादा दूर खड़े खिलाड़ियों ने भी झटके की शिद्दत को महसूस किया। सबकी हैरत की बात यह थी कि मते के रैंक का इवल डेमन दर हकीकत 3 कदम पीछे हट गया। इसके दाएं पंजे पर एक गहरा किट था, इतना गहरा कि इवल डेमन की हड्डी नजर आ रही थी। बाब 1726 दुनिया की ताकत। उसने इवल डेमन को पीछे धकेल दिया। अब मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। नहीं, वो मते का इवल डेमन दर हकीकत पीछे हट गया। सबका दिल जोर से धड़कने लगा जब उन्होंने मते के इवल डेमन को 3 कदम पीछे हटते देखा। जंगी हथियारों की मदद के बगैर 1-4 मते के इवल डेमन मौजूदा खिलाड़ियों के लिए नाकाबिल तस्खीर था। फिर भी किसी मदद के बगैर सैफ अली ने मॉन्स्टर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। देखने वाले खिलाड़ियों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी एक चींटी को, एक खूंखार शेर को पीछे धकेलते हुए देखा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सूरत हाल को किस तरह देखा, ये किसी किस्म का मजाक ही होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि सैफ अली ने दर हकीकत इवल डेमन को जिस्मानी तौर पर जख्मी किया था। अगरचे इसने इवल डेमन के पंजे और बाजू पर सिर्फ एक किक छोड़ा था, लेकिन यह हैरान कुन था। प्रोटीन के बड़े पैमाने पर तबाही वाले स्पेल से भी मते के रैंक के मॉन्स्टर को जख्मी करना मुमकिन नहीं था, लेकिन सैफ अली ने अपनी ताकत पर इन्हिसार करते हुए ऐसा किया था। यहां तक कि बेस्ट एम्परर के मातहत भी इस जख्म को देखकर सदमे से मुंह खोले खड़े थे जो सैफ अली ने मते के इवल डेमन पर छोड़ा था। हजारों तमाशाइयों का तो जिक्र ही छोड़। इतना गहरा था कि इससे हड्डी नजर आ रही थी। मजीद ये कि सुनहरी बिजली की हल्की सी लकीरें जख्म के गिर्द नाच रही थीं, जिससे मजीद नुकसान हो रहा था। इवल डेमन पंजे को हिला भी नहीं सकता था क्योंकि उसे मफलूज हालत का सामना था। ये देखकर खुशी और एतमाद के वो टुकड़े जो बेस्ट एम्परर के बाकी मानदा मातहतों में लूट आए थे, फौरन गायब हो गए। फिर एक सर्द एहसास ने उनके जहनों पर हमला किया जिससे वो कांप उठे। जब उन्होंने अब सैफ अली की तरफ देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि किसी कदीम दरिंदे को घोर रहे हों। सैफ अली की चमक भी पहले से ज्यादा जाबिराना महसूस हो रही थी, जिसमें नहाते हुए उनका सांस घट रहा था। उन्हें अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगियां उनके अपने हाथों में हैं, बल्कि सैफ अली के हाथों में हैं। अगर सैफ अली चाहता तो वो उन्हें एक ख्याल से कुचल सकता था। ताहम एक मते का इवल डेमन दिन के इख्तिताम पर फिर भी एक मते का इवल डेमन था, और अगरचे इसका एक पंजा आर्जी तौर पर मफलूज हो गया था, लेकिन इसका दूसरा पंजा बेकार नहीं रहा। मते का इवल डेमन ने फौरन अपने गैर जख्मी पंजे से एक और हमला किया। ताहम इस बार सैफ अली ने हमले को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने डिसइंटीग्रेशन आर्मर की डिसइंटीग्रेशन फील्ड को फाल किया। अचानक एक नीली सुरमई लहर सैफ अली से निकली, जिसने मते का इवल डेमन और बेस्ट एम्परर के 4 बाकी मानदा मातहतों को अपनी लपेट में ले लिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, चारों खिलाड़ियों और इवल डेमन ने अपने ऊपर एक बेपनाह दबाव महसूस किया। बेस्ट एम्परर के 4 मातहतों ने अपने बुनियादी एट्रीब्यूट्स को 40% कम होते देखा, जबकि मते के इवल डेमन के बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 15% की कमी आई। जिसके बाद सैफ अली ने परगिट्री पेंटास्लैश का इस्तेमाल किया। तलवार की एक के बाद एक रोशनी मते का इवल डेमन के पंजे की तरफ उड़ी। तलवार की कुछ रोशनियां पंजे तक पहुंचने से ठीक पहले आपस में मिल भी गईं। बूम! अगरचे मते का इवल डेमन इस बार जरा भी पीछे नहीं हटा, लेकिन इसका हमला रुक गया था। यकीनन एक मते का मॉन्स्टर वाकई ताकतवर है। कमजोर होने के बावजूद मैं अब भी अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सैफ अली ने अपने सामने मते का इवल डेमन को देखकर अफसोस से आह भरी। उसने इससे पहले इवल डेमन पर सिर्फ लाइटनिंग स्लैश के स्ट्रेंथ में 330% इजाफे की वजह से काबू पाया था, लेकिन अपने कुछ हमलों को मिलाने के बाद भी इसकी स्ट्रेंथ कमजोर इवल डेमन के बमुश्किल बराबर थी। इसके बाद 2 फोल्ड बर्जर्क को फाल करने के अलावा उसके पास मते का इवल डेमन का डटकर मुकाबला करने का कोई जरिया नहीं था। जाहिर है 2 फोल्ड बर्जर्क इस सूरत हाल के लिए काबिल अमल नहीं था। 2 फोल्ड बर्जर्क की मुद्दत सिर्फ 20 सेकंड थी, लेकिन कमजोर होने के बाद भी मते का इवल डेमन की ज्यादा से ज्यादा HP 12 करोड़ 75 लाख थी। वो खुशकिस्मत होगा अगर वो 20 सेकंड में इवल डेमन की 2% HP कम कर सके।
जिसके बाद सैफ अली ने डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल किया और 10 डप्पिल गेंगर्स उसके जिस्म से अलग हो गए। अब मतेका इवल डेमन के साथ नाचने के बजाय उसने इससे ग्रेज किया। ऐसा करते हुए सैफ अली ने अपने बैग से एक 4 सिंगल टारगेट अटैक मैजिक स्क्रोल निकाला। ये इन स्क्रोल्स में से एक था जो उसने मतेका इवल बेस्ट को मारने के बाद हासिल किया था। डार्क डस्टरकेशन स्क्रोल को फाल करने के बाद सैफ अली ने फौरन उसके अंदर मौजूद मैजिक एरी पर वर्ल्ड्स पावर का इस्तेमाल किया। अचानक सिया मैजिक एरीज जाहिर होने लगे और एक ही लम्हे में 33 एरीज ने इवल डेमन को पूरी तरह घेर लिया। इससे पहले कि मतेका इवल डेमन भाग पाता, एरीज ने डार्कनेस स्पेयर्स फायर करना शुरू कर दिए जो इवल डेमन के जिस्म को छीनती गए। 33 मैजिक एरीज ने तेजी से मतेका इवल डेमन को एक साही में तब्दील कर दिया। मतेका रैंक के इवल डेमन की तकलीफ दे चीखें ही सब कुछ थीं जो कोई सुन सकता था। मजीद 2 सेकंड के बाद इवल डेमन के जिस्म में मौजूद हर डार्कनेस स्पेयर फट गया, जिसने फौरी तौर पर इवल डेमन की 80 लाख से ज्यादा एचपी छीन ली। जबरदस्त धमाके के बाद मतेका इवल डेमन बेहद खस्ता हालत में था। वो जख्मों से भरा हुआ था जिनसे मुसलसल ताजा खून बह रहा था। एक बेवकूफ भी देख सकता था कि मतेका इवल डेमन शदीद जख्मी हालत में है। क्या तबाहकुन ताकत है। उसने दर हकीकत एक मतेका रैंक के इवल डेमन को इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया। क्या इसने 4 करिस 5 स्पेल पर मुश्तमिल मैजिक स्क्रोल इस्तेमाल किया है। तमाशाई हुजूम जख्मी इवल डेमन को देखकर हैरत से सांस अंदर खींचे बगैर ना रह सके। अगर वो ये ना देख सकते कि मतेका इवल डेमन के पास अब भी काफी एचपी बाकी है, तो वो ये फर्ज कर लेते कि वो अपनी आखिरी सांसों पर है और किसी भी लम्हे गिरने वाला है। यहाँ तक कि सैफ अली भी हैरान था। इसे तवक्को नहीं थी कि वर्ल्ड्स पावर से बाइख्तियार होने के बाद 4 मैजिक स्क्रोल इतना तबाहकुन हो जाएगा। डार्क डस्टरकेशन की ताकत 4 के सिंगल टारगेट क्रिस से भी ज्यादा मजबूत थी। ये देख कर के मतेका इवल डेमन शदीद जख्मी है, सैफ अली ने फौरन डिसइंटीग्रेशन फील्ड को हटा दिया और अपने पर्सनल गार्ड्स अन्नम और काइट को तलब किया। इस मकाम पर अन्नम लेवल 81 तक पहुंच चुकी थी, जबकि काइट लेवल 79 पर था। दोनों एनपीसीज की लीवलिंग की रफ्तार महज हैरान कुन थी। एक बार जब मतेका इवल डेमन शदीद जख्मी हो गया तो उसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 35% की कमी आ गई थी। अब मजमूई जंगी ताकत के लिहाज से वो लेवल 80 के ग्रेट लॉर्ड से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा मजबूत था। दरी असना तलब किए जाने के बाद अन्नम ने अपने गोल्डन जाइंट और 10 रॉक गार्डियंस को तलब करना शुरू किया। फिर इसने रॉक गार्डियंस से मतेका इवल डेमन को मजीद दबाने के लिए एक मैजिक एरी बनवाया। इसके साथ मतेका इवल डेमन के पास अपने असल बुनियादी एट्रीब्यूट्स का सिर्फ 50% बाकी रह गया। अब गोल्डन जाइंट भी मतेका रैंक के इवल डेमन का मुकाबला कर सकता था। सैफ अली का तो जिक्र ही छोड़े। गोल्डन जाइंट के अपने एमटी के तौर पर काम करने के साथ सैफ अली ने डैमेज देने पर तवज्जो मरकूज की। फैंटम कल्प, फुलियम बरस्ट, मतेका इवल डेमन के सर के ऊपर एक के बाद एक लाखों में डैमेजेस जाहिर हुए। मतेका इवल डेमन के लिए, जिसकी कमजोर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा एचपी सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख थी, ये एक काबिल जिक्र रकम थी। मजीद बरा काइट और अन्नम का डैमेज सैफ अली के बराबर था। अगरचे लॉर्ड और ग्रेट लॉर्ड रैंक के इवल डेमनर्स ने मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन रॉक गार्डियन के मैजिक एरी ने उन्हें लड़ाई से दूर रखा। वो सैफ अली और उसके साथियों को जरा भी नहीं रोक सके। दरी असना बेस्ट एम्परर के 4 बाकी मानदा मातहत सिर्फ ये देख सकते थे कि उनका नाम निहाद नजात दहिंदा तेजी से एचपी खो रहा है। 80, 60, 20। जब मतेका इवल डेमन की एचपी 20% तक गिर गई और वो बर्जर्क हालत में दाखिल होने वाला था, तो अन्नम ने चेन्स ऑफ लाइट कास्ट करके रद्दे अमल जाहिर किया। इस स्पेल ने न सिर्फ इवल डेमन की बर्जर्क हालत को मनसूख कर दिया, बल्कि इसने मोनसेटर को मजीद कमजोर भी कर दिया। अपनी बर्जर्क हालत के इजाफे के बगैर मतेका इवल डेमन खुद को इस यकतरफा मार से आजाद नहीं कर सका और उसकी एचपी मुसलसल गिरती रही। 20, 10%, 5। जब मतेका इवल डेमन की सिर्फ 1% एचपी बाकी रह गई, तो सैफ अली ने डिवाइन प्रोविडेंस को फाल किया। फिर इसने इंस्टेंट स्ट्राइक को फाल किया और इवल डेमन के सामने नमूदार हुआ। सोअर्स ऑर्बिट। अचानक नीले सितारों के एक सिलसिले ने मतेका इवल डेमन पर बमबारी की और उसकी आखिरी एचपी भी छीन ली। जैसे ही मतेका रैंक का इवल डेमन मरा,
एक सुनहरी चमक ने सैफ अली को अपनी लपेट में ले लिया। वो बिलाखिर लेवल 65 से लेवल 66 तक पहुंच गया था। इसी वक्त इवल डेमन की लाश से रोशनी की 3 सुर्ख गेंदें निकले और जमीन पर गिरे। जब मैजिक एरी के बाहर देखने वाले हुजूम ने मते के इवल डेमन की बेहरकत लाश को देखा तो उनके जहन खाली हो गए। बाब 1727 नाकाबंदी तबाह। मते के इवल डेमन को गिरते देखने के बाद बेस्ट एम्परर के 4 बाकी मानदा मातहत अपने खौफ और मायूसी से मगलूब हो गए। अगरचे उन्होंने सैफ अली और उसके पर्सनल गार्ड्स को मते के इवल डेमन को दबाते हुए देखने के बाद इस नतीजे की तवक्को की थी, लेकिन वो मोन्स्टर को दर हकीकत सौर समीन के कदमों में गिरते देखकर काम पे बगैर न रह सके। गार्ड्स डोमेन की मौजूदा बड़ी ताकतों के लिए तो 4 मोनस्टर्स अब भी नाकाबिल तस्खीर थे। यहाँ तक के सपर गिल्ड्स को भी तैयारी करने और ये यकीनी बनाने के लिए कि वो इसे मार डाले बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत सिर्फ करनी पड़ती थी। फिर भी सैफ अली ने अपनी ताकत और अपने 2 पर्सनल गार्ड्स पर इन्हिसार करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया था। आमतौर पर अगर कोई उन्हें ऐसी सूरत हाल के बारे में बताता तो वो हंसते, ये फर्ज करते हुए कि खिलाड़ी मजाक कर रहा है, लेकिन उनकी आंखों के सामने ऐसा नामुमकिन कारनामा रूनुमा होने के बाद उनके पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके दिल पछतावे से भर गए। अगर उन्हें मालूम होता कि ऐसा कुछ होगा तो वो कभी भी चेक पॉइंट पर काम करने के लिए रजाकाराना तौर पर पेश न होते। उन्होंने फर्ज किया था कि प्राइम वर्डेल डिवाइन रॉन में दाखिल होने वाले खिलाड़ियों का मुआयना करना एक आरामदेह, शानदार काम होगा। आखिरकार मुख्तलिफ सुपर पावर्स के खिलाड़ियों को भी उनके सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। किसी को इसके बारे में शेखी बघारने का मौका कितनी बार मिलता है। ताहम अब उनका इंतजार करने वाली वाहिद चीज मौत थी। इससे पहले के चारों मुड़कर भाग पाते, काइट नमूदार हुआ और उसने इनमें से हर एक को एक ही वार से खत्म कर दिया। इस दौरान सैफ अली मते का इवल डेमन की लाश के पास पहुंचा और उसकी गिराई हुई 3 अशिया इकट्ठी की। फिर इसने अन्नम और काइट को मैजिक एरी के बाहर मौजूद दीगर इवल डेमनस को मारने का हुक्म दिया। मते के इवल डेमन के खतरे के बगैर लेवल 70 से ऊपर के इवल डेमनस दोनों पर्सनल गार्ड्स के लिए आसान शिकार थे। बाकी मोनस्टर्स के साथ लड़ाई इतनी आसान थी कि सैफ अली को हेवनली ड्रैगन्स पावर के खत्म होने के बाद दूसरी बर्जर्क स्कल इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। से सिर्फ अपने पर्सनल गार्ड्स की साइड से मदद करने की जरूरत थी। जब भी इसके पर्सनल गार्ड्स की एचपी एक खास मकाम से नीचे गिरती, सैफ अली ने उनकी एचपी को मुकम्मल बहाल करने के लिए 7 लो मनी रेज रंग के लाइफ डोमेन को फाल कर दिया। कुछ देर के लिए सैफ अली, अन्नम और काइट ने अपने अर्द गिर्द मौजूद सैकड़ों इवल डेमनस को ज़ब्ह किया, जिससे तमाशाई हुजूम मजीद दंग रह गया। वो कई सौ लेवल 70 से ऊपर के इवल डेमनस की बात कर रहे थे। मजीद ये कि इनमें सबसे कमजोर एक लॉर्ड था। यहाँ तक कि 10,000 इलियट खिलाड़ियों की फौज को भी ऐसी कुव्वत के खिलाफ मुश्किल पेश आएगी। फिर भी अन्नम और काइट ने उन इवल डेमनस का इस तरह खात्मा किया जैसे वो कॉमन मोनस्टर्स को फार्म कर रहे। कितने मजबूत! ब्लैक फुलियम के पर्सनल गार्ड्स कमाल हैं। वो दोनों फाइंगोल्ड रैंक के होने चाहिए। मैंने पहले फाइंगोल्ड पर्सनल गार्ड्स देखे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि फाइंगोल्ड पर्सनल गार्ड्स यकीनी तौर पर इतने ताकतवर नहीं होते। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि खातून समनर डार्क गोल्ड रैंक की है। मुझे शक है कि सपर गिल्ड्स के पास भी डार्क गोल्ड पर्सनल गार्ड्स होंगे। कितना अच्छा होता अगर मेरे पास ऐसा पर्सनल गार्ड होता। मुझे ग्राइंडिंग और बासिस पर छापा मारने में बहुत आसानी होती। ख्वाब देखते रहो। क्या तुम जानते हो कि स्कट सिल्वर पर्सनल गार्ड्स कितने में बिक रहे हैं? कोई उन्हें 2 या 3 एपिक आइटम्स के बदले भी नहीं बेचेगा। अगर मार्केट में कोई फाइंगोल्ड या डार्क गोल्ड पर्सनल गार्ड मौजूद है तो सपर गिल्ड्स भी उन्हें हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक बार जब खिलाड़ियों का हुजूम अपनी हैरत से बाहर आया तो वो अन्नम और काइट की तरफ मुड़े जो सैफ अली के पास खड़े थे और उन्हें पुरजोश नजरों से देखा। इन सब ने अपने दिलों में एक शदीद हसद महसूस किया। सैफ अली ने जो जंगी ताकत दिखाई थी वो वाकई खौफनाक थी। बर्जर्क स्कल के बगैर भी वो शख्स ग्रेट लॉर्ड रैंक के इवल डेमन का मुकाबला कर सकता था। इन जैसे माहिरीन भी इस किस्म की ताकत रखने का ख्वाब देखते थे। ताहम सैफ अली की ताकत के मुकाबले में अन्नम और काइट की जंगी ताकत खौफनाक थी। ये खास तौर पर अन्नम के लिए सच था। वहां मौजूद बहुत से खिलाड़ी माहिर थे और इनमें से काफी माहिरीन आमतौर पर अपने गिल्ड के डंजिन छापों की कमांड करते थे।
लिहाजा उन्होंने इन अवामिल को पहचान लिया जिन्होंने मते के इवल डेमन पर सैफ अली की फतह में अहम किरदार अदा किया था। पहला उनसर ट्रिचार मैजिक स्क्रॉल था जिसे सैफ अली ने मते के इवल डेमन को जख्मी करने और उसकी जंगी ताकत को नुमायां तौर पर कम करने के लिए इस्तेमाल किया था। अन्नम दूसरा उनसर थी। प्रतीन गोल्डन जाइंट जिसे अन्नम ने तलब किया था, उसने मते के इवल डेमन को टैंक करने में अहम किरदार अदा किया था। दरी असना, इसके तलब करदा राक गार्डियंस ने एक मैजिक एरी बनाया था जिसने मते के रैंक के इवल डेमन को मजीद दबा दिया था। इन दो अवामिल के बगैर सैफ अली मते के इवल डेमन को शिकस्त देने के काबिल न होता। इस जंग को देखने के बाद तमाशाई हुजूम को एहसास हुआ कि पर्सनल गार्ड्स वाकई कितना अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई खिलाड़ी कमजोर भी हो तो वो गार्ड्स डोमेन में नुमाया मकाम हासिल कर सकता है जब तक कि इसके पास काफी मजबूत पर्सनल गार्ड्स हों। जब मुख्तलिफ अलिफाडुंचरा टीमों के अरकान ने खास तौर पर अन्नम और काइट को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे खिल गए। पर्सनल गार्ड्स, हाँ, जंग की वीडियो फौरन कमांडर को भेजो। इसके साथ हमारी बलिजन आउल अलिफाडुंचरा टीम को मुस्तकबिल में एक टॉप अलिफाडुंचरा टीम बनने का मौका मिलेगा। मुख्तलिफ अलिफाडुंचरा टीमों के खिलाड़ी हरकत में आ गए। कुछ खिलाड़ी जो अपनी अलिफाडुंचरा टीमों की कमांड करते थे, उन्होंने फौरन अपने अरकान को आला मेयार के पर्सनल गार्ड्स तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का हुक्म दिया। बड़े गिल्ड्स के बरक्स अलिफाडुंचरा टीमों में आम तौर पर बहुत कम अरकान होते थे, जिसके नतीजे में इन टीमों को डंजिन छापों को मुनज़्ज़म करते वक्त जिदोजहद करनी पड़ती थी। बड़े साइज की अलिफाडुंचरा टीमें जिनमें 1000 से ज्यादा अरकान होते हैं, उन्हें इस सिलसिले में इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इन जैसी दरमियाने साइज की अलिफाडुंचरा टीमें जिनमें सिर्फ चंद 100 अरकान होते हैं, उन्हें 50 अफराद के टीम डंजिन्स के लिए छापों को मुनज़्ज़म करने में भी दुश्वारी होती थी। ताहम अगर वो एक काबिल पर्सनल गार्ड को मुलाजमत देते हैं, यहाँ तक कि एक मिस्रसरन पर्सनल गार्ड, तो ये टीम डंजिन्स पर छापा मारते वक्त टीम की अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता। अगर उनके पास सकट सिल्वर पर्सनल गार्ड होता तो वो 100 अफराद के टीम डंजिन्स पर भी छापा मार सकते थे। फिर वो अपनी अलिफाडुंचरा टीमों के अरकान के लिए कहीं बेहतर हथियार और सामान हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। इन खिलाड़ियों को अब एहसास हुआ कि पर्सनल गार्ड्स दरमियाने साइज की अलिफाडुंचरा टीम की कामयाबी का तयन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ देर के लिए मुख्तलिफ अलिफाडुंचरा टीमों ने सैफ अली की जंग देखने के बाद ताकतवर पर्सनल गार्ड्स तलाश करने की मुहिम शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पर्सनल गार्ड्स की कीमतें आसमान को छूने लगे। दरी असना एंशंट रॉक सिटी में इवल गार्ड्स ब्रांच टेम्पल के अंदर बेस्ट एम्परर ने अपने सामने मौजूद मैजिक वाटर बॉल को घूरते हुए एक उदास तासुर पहना हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? जैसे ही इसने वो रिपोर्ट पढ़ी जो उसके एक मातहत ने भेजी थी, वो इसके मुंदरजात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने चेक पॉइंट को चलाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा मातहतों और सैकड़ों इवल डेमनस को भेजा था, फिर भी सैफ अली ने वहां मौजूद हर शख्स को मार डाला था। यहाँ तक कि सिर्फ 2 बाकी मानदा मते के इवल डेमनस में से एक भी सैफ अली की तलवार का शिकार हो गया था। बास क्यों ना मैं जीरो विंग को नीस्तो नाबूद करने के लिए कुछ आदमियों की क़ियादत करूं, विंड हंटर ने बेस्ट एम्परर के पास से मशवरा दिया। अगरचे जीरो विंग ने प्राइम वर्डेल डिवाइन रॉन के करीब एक कस्बा कायम किया है, लेकिन हम कस्बे को घेर सकते हैं और किसी को भी दाखिल होने या बाहर निकलने से रोक सकते हैं। अगर वो इन डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स में से किसी और को तलब करते हैं तो हम बस अपना सामान बांधेंगे और भाग जाएंगे। एक बार जब ड्रैगन की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो हम आसानी से कस्बे को दोबारा घेर सकते हैं। ठीक है, से करो, लेकिन एहतियात के तौर पर तुम्हें बिल्कुल भी खुद को जाहिर नहीं करना चाहिए, बेस्ट एम्परर ने सर हिलाते हुए हुक्म दिया। बास यकीन रखें, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि जीरो विंग का कस्बा उसके तहफ्फुज़ की मुद्दत खत्म होते ही खंडर के ढेर के सिवा कुछ ना रहे, विंड हंटर ने हंसते हुए कहा। फिर वो मुड़ा और इवल गार्ड्स ब्रांच टेम्पल से चला गया। दूसरी जगह सैफ अली के चेक पॉइंट पर इवल डेमनस को नीस्तो नाबूद करने के बाद उसने प्राइम वर्डेल डिवाइन रॉन की तरफ अपना रास्ता बनाया। खंडर में खिलाड़ियों का हुजूम था और अगरचे इसके बिल्कुल बाहर एक जबरदस्त जंग हुई थी, लेकिन ये खिलाड़ी खुशी से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। कुछ खिलाड़ियों ने तो यहाँ अपना सामान भी बेचा। ताहम
प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन के अंदर मौजूद खिलाड़ियों की निस्बत कहीं ज्यादा खिलाड़ी कस्बे के बाहर घूम रहे थे, जो हाल ही में खंडर के करीब कायम किया गया था। इन तमाम खिलाड़ियों ने तजस्सुस और तवक्को के साथ जीरो विंग के नए कस्बे का जायजा लिया। जैसे ही सब ने देखा, सैफ अली अपने डिमोंट फुलियम टाइगर पर सवार होकर इस कस्बे की तरफ बढ़ा जिसे लेवल 100 के एनपीसी एडवेंचरर्स का तहफ्फुज हासिल था। बाब 1728 सिल्वर विंग टाउन। जैसे ही सैफ अली ने कस्बे में कदम रखा, गश्त करने वाले एनपीसीज इसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े। ताहम एक बार जब वो कस्बे की गिल्ड रिजेडनेस तक पहुंचा, तो गहरे नीले रंग के लिबादे में मलबूस एक उधेड़ उम्र शख्स सैफ अली के सामने नमूदार हुआ। इस शख्स के लिबादे के सीने पर चांदी की तलवार का लोगो कड़ा हुआ था। ये उधेड़ उम्र शख्स व्हाइट रिवर सिटी की एडवेंचरर्स एसोसिएशन के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक था। अगरचे वो शख्स सिर्फ ट्रदो का था, लेकिन वो लेवल 150 तक पहुंच चुका था। लॉर्ड प्रोटेक्टर, हमने आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपका कस्बा तामीर कर दिया है। अगर कोई मसला नहीं है तो बरा करम इस टाउन ऑर्डर पर इसका नाम लिखी। एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने सैफ अली के करीब आने के बाद कहा। सिस्टम, बरा करम अपने कस्बे का नाम बताएं। अगर आप 5 मिनट के अंदर ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो खुद ब खुद एक नाम तैयार हो जाएगा। एक नाम? हाँ। सैफ अली के टाउन ऑर्डर कबूल करने और एक मुख्तसर लम्हे के लिए गौर करने के बाद उसने टाउन ऑर्डर पर अपने नए कस्बे का नाम दर्ज किया, सिल्वर विंग। चूंकि स्टारमोन किंगडम में पहले से ही एक जीरो विंग सिटी मौजूद था, इसलिए वो कस्बे का नाम जीरो विंग टाउन नहीं रख सकता था। दरी असना, चूंकि ये कस्बा एक न्यूट्रल टाउन के तौर पर तरक्की कर रहा था, इसलिए ये यकीनी तौर पर मशहूर हो जाएगा। लिहाजा ये यकीनी बनाने के लिए कि सबको मालूम हो कि ये जीरो विंग का है और गिल्ड की मकबूलियत बढ़ाने के लिए सैफ अली ने जीरो विंग के गिल्ड एम्बलम, चांदी के 6 परों वाले निशान की बुनियाद पर कस्बे का नाम रखने का फैसला किया। सिस्टम, नाम रखना कामयाब रहा। आपका कस्बा अब सिल्वर विंग टाउन है। एक बार जब सैफ अली ने अपने नए कस्बे का नाम रखा, तो करीब से देखने वाले खिलाड़ियों को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम, अपने सिल्वर विंग टाउन दरियाफ्त कर लिया है। जब आसपास के खिलाड़ियों ने कस्बे का मुआयना करने की कोशिश की, तो एक विंडो पॉप अप हुई जिसमें बताया गया कि यह कस्बा जीरो विंग का है और अभी तक आवाम के लिए नहीं खोला गया है। चूंकि कस्बा आवाम के लिए नहीं खुला था, इसलिए कस्बे के एनपीसी गार्ड्स किसी भी ऐसे बैरूनी शख्स को मार डालेंगे जो बहुत करीब आए। यकीनन ये वाकई जीरो विंग का कस्बा है। जीरो विंग की तो जिंदगी बन गई। प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन के बिल्कुल साथ उनके कस्बे के होने से कोई भी गिल्ड खिलाड़ी जो खंडर को दरियाफ्त करना चाहता है, इसे गालिबन सिल्वर विंग टाउन में जमा होना पड़ेगा। जीरो विंग की तरक्की अब यकीनी तौर पर आसमान को छुएगी। मुझे मालूम है ना? सिल्वर विंग टाउन के अलावा प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन के करीब आराम करने की कोई जगह नहीं है। जीरो विंग सिर्फ मुरम्मत की फीस पर ही एक खुशकिस्मती कमा लेगा। कुछ देर के लिए मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और अलिफाडुंचरर टीमें वाकई जीरो विंग से हसद कर रही थीं। बहुत से गिल्ड्स पहले ही अपनी तरक्की की तवज्जो न्यूट्रल मैप्स की तरफ मबजूल कर चुके थे और उसके नतीजे में न्यूट्रल टाउन्स फलकियाती तौर पर कीमती हो गए थे। प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन के पास मौजूद न्यूट्रल टाउन के लिए ये और भी ज्यादा सच था। सिल्वर विंग टाउन की कीमत गालिबन 4 इससे ज्यादा आम न्यूट्रल टाउन्स के बराबर हो सकती थी। दरी असना, मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और अलिफाडुंचरर टीमों ने खंडर के पास नए कस्बे पर नजर रखने के लिए जो स्काउट्स तैनात किए थे, उन्होंने फौरन अपने आला हुक्काम को ताज़ा तरीन पेशरफ्त की इत्तिला दी। सिल्वर विंग टाउन, कटलफिश, क्रिम्सन एम्परर के एल्डर्स में से एक ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया जब उसने कुछ फासले से सिल्वर विंग टाउन को देखा। अंकल कटलफिश, बहुत से गिल्ड्स इस वक्त जीरो विंग के साथ शिराकत दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें भी गिल्ड से राब्ता करने के लिए किसी को भेजना चाहिए? कटलफिश के पास मौजूद एक लेवल 51 ट्रदो के बर्जरकर ने पूछा। बर्जरकर ने गहरे सुर्ख रंग का आर्मर पहन रखा था और उसके पास 2 धारी जंगी कुल्हाड़ी थी। नहीं, आइए कुछ देर इंतजार करें, कटलफिश ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे जीरो विंग ने प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन के पास एक कस्बा बनाया है, लेकिन बेस्ट एम्परर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। मजीद ये कि ये एक न्यूट्रल मैप है। सिल्वर विंग टाउन के साथ बहुत ज्यादा मुनाफा वाबस्ता है। यहां तक कि अगर बेस्ट एम्परर कोई कदम नहीं उठाता,
मुझे शक है कि दीगर सुपर पावर्स खामोश बैठेंगी। आया जीरो विंग तहफ्फुज की मुद्दत के बाद अपने कस्बे को रख सकता है या नहीं, ये गैर यकीनी है। टेलफिश के ख्यालात सुनकर तो दो बरजरकर पर हकीकत आश्कार हुई। इसी वक्त इसकी नजरों में तरस की एक झलक भी उभरी जब इसने सिल्वर विंग टाउन को देखा। गार्ड्स डोमेन एक जालिम जगह थी। गार्ड्स डोमेन में इसकी हिफाजत की ताकत के बगैर खजाना रखना एक गुनाह था। अगरचे जीरो विंग ने दुनिया को अपनी गैर मामूली ताकत दिखाई थी, लेकिन इस किस्म की ताकत कलील मुद्दती थी। ताकतवर टूल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जीरो विंग की तरह माजी में वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में ऐसे बहुत से गिल्ड्स उभरे थे और वो नाकाबिल यकीन हद तक कामयाब रहे थे, मुख्तलिफ ज़राए और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए तेजी से तरक्की कर रहे थे। बदकिस्मती से उनकी मजबूत बुनियाद की कमी की वजह से वो मजबूत कुव्वतों का निशाना बन गए और सुपर पावर बनने से पहले ही उन्हें गिरा दिया गया। आया जीरो विंग सिल्वर विंग टाउन की हिफाजत करता है या नहीं, इसे गिल्ड के लिए एक इम्तिहान समझा जा सकता था। दरीं असना सैफ अली के सिल्वर विंग टाउन की गिल्ड रिजेडनस में दाखिल होने के बाद उसने गिल्ड रिजेडनस टेलीपोर्टेशन मैजिक एरी कायम करना शुरू किया। एक बार जब इसने गिल्ड ट्रांसफर स्क्रूल्स के जरिए सिल्वर विंग टाउन में टेलीपोर्टेशन को मुमकिन बना लिया, तो उसने आब्दागाल को हिदायत की कि वो उन तमाम आर्किटेक्ट्स को लाए जिनकी इसने दरखास्त की थी और इलियट मेंबर्स की एक बड़ी तादाद को कस्बे में लाए। जब ग्रुप गिल्ड रिजेडनस से निकला और पहली बार सिल्वर विंग टाउन को देखा तो वो पुरजोश हुए बगैर न रह सके, खास तौर पर इलियट मेंबर्स। सिल्वर विंग टाउन के साथ उन्हें प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में जाने में बहुत आसानी होगी। आखिरकार कस्बा खंडर के बहुत करीब था। एंट्री स्लॉट्स पर मुकाबला करते वक्त उनके गिल्ड को दीगर ताकतों पर बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। यहां तक कि इन जैसे इलियट मेंबर्स को भी खंडर में दाखिल होने का मौका मिल सकता है। गिल्ड के माहिर खिलाड़ियों का तो जिक्र ही छोड़, अगर वो खुशकिस्मत हुए तो उन्हें प्राइमवर्डेल सिटी का दौरा करने का मौका भी मिल सकता है। गिल्ड लीडर सब यहाँ हैं। हम फौरन होटलों और सिमतेज की तामीर शुरू कर सकते हैं। आब्दागाल ने सैफ अली के पास आते हुए जोश और खरूश से इत्तला दी। अगरचे जीरो विंग ने जीरो विंग सिटी के जरिए काफी कवायंस कमाए थे, लेकिन कवायंस सिर्फ कवायंस थे। बहुत सारे कवायंस का मतलब जरूरी नहीं कि बहुत सारे वसाइल हैं। मजीद बरा जीरो विंग के असर व रसूख का दायरा फर्स्टेड गिल्ड्स और सुपर पावर्स से बहुत छोटा था। उसने वसाइल इकट्ठा करने और खरीदने की गिल्ड की सलाहियत को बहुत महदूद कर दिया था। ताहम जीरो विंग के पास अब सिल्वर विंग टाउन था। कस्बे के बिल्कुल साथ प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन जैसे वसाइल के खजाने के साथ जीरो विंग को अपनी जरूरत के वसाइल हासिल करने में बहुत आसानी होगी। सबसे अहम बात यह है कि खिलाड़ी बहुत पहले स्टोन कला माउंटेन की लेवल रेंज को उबूर कर चुके थे, जिसके नतीजे में स्टोन फॉरेस्ट टाउन की मकबूलियत कम होना शुरू हो गई थी। आजकल स्टोन फॉरेस्ट टाउन की तरक्की मुकम्मल तौर पर उसके बैटल इरीना और एडवांस्ड ऑक्शन हाउस पर मुनहसिर थी। वसाइल इकट्ठा करने की उसकी सलाहियत कमजोर होती जा रही थी। सिल्वर विंग टाउन का उरूज बिल्कुल इसी खामी को पूरा करता है। अच्छा, सैफ अली ने मंजूरी में सर हिलाया, जिसके बाद सैफ अली ने बेसिक और इंटरमीडिएट आर्किटेक्ट्स को कस्बे के होटलों और सिमतेज की तामीर शुरू करने का बंदोबस्त किया। जहां तक एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स का ताल्लुक है, इसने उन्हें पीछे रहने दिया। जैसे ही एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स हैरान थे कि सैफ अली ने उनके लिए कौन सा खास काम रखा है, सैफ अली ने मैजिक टावर का डिजाइन जाहिर किया जो उसने बोनलेस लैंड में लोस्ट टाउन से हासिल किया था। डिजाइन को देखकर एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स की आंखें जोश और हैरत से चमक उठी। यहां तक कि आब्दागाल भी डिजाइन देखकर दंग रह गई। वो मैजिक टावर की ताकत से बहुत वाकिफ थी। ये मैजिक टावर की बदौलत ही था कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन अपनी मौजूदा हालत तक तरक्की कर पाया था। ताहम मैजिक टावर का डिजाइन एक कंज्यूमेबल था और हर डिजाइन खिलाड़ियों को सिर्फ 5 मैजिक टावर्स बनाने की इजाजत देता था। बदकिस्मती से जीरो विंग ने अपने पिछले डिजाइन के तमाम 5 इस्तेमालात खर्च कर दिए थे। अगरचे उन्होंने एक और मैजिक टावर का डिजाइन तलाश करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी तलाश अब तक नतीजा खेज साबित नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मुख्तलिफ सुपर गिल्ड्स भी अपने लिए एक तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। फिर भी सैफ अली ने अभी एक नया मैजिक टावर का डिजाइन जाहिर किया था। इस बार आपका काम मैजिक टावर्स की बुनियादें मुकम्मल करना है। मैं कोर की तैयारी को जाती तौर पर संभालूंगा, सैफ अली ने अपने सामने मौजूद दर्जनों अलिफाडुंचरर आर्किटेक्ट्स पर नजर डालते हुए कहा।
गिल्ड लीडर, क्या मैं जान सकता हूं कि हम सिल्वर विंग टाउन में कितने मैजिक टावर्स बनाएंगे? एक एडवांस्ड आर्किटेक्ट ने तजस्सुस से पूछा। हम 5 बना रहे हैं, सैफ अली ने कहा। सैफ अली के सामने मौजूद खिलाड़ियों ने हैरत से सांस अंदर खींची और यहां तक कि आबदा गाल ने भी अपने गिल्ड लीडर को फटी आंखों से घूरा। वो मैजिक टावर्स की बात कर रहे थे। एक मैजिक टावर भी एक मकबूल बैटल एरिना बनाने के लिए काफी था। उन्होंने कस्बे को हमले से बचाने के लिए स्टोन फॉरेस्ट टाउन में सिर्फ 3 मैजिक टावर्स बनाए थे। सिल्वर विंग टाउन पर एक मुकम्मल मैजिक टावर का डिजाइन खर्च करना महज फजूल खर्ची थी। बाब 1729 सिल्वर विंग टाउन की तामीर। गिल्ड लीडर, स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी दोनों में बैटल एरिनाज उस वक्त खिलाड़ियों से भरे हुए हैं। अगर हम इनमें से कुछ मैजिक टावर्स को अपने दूसरे मकामात पर तकसीम करते हैं तो हम यकीनी तौर पर दोनों बैटल एरिनाज से अपने मुनाफा के मार्जिन में इजाफा करेंगे। सिल्वर विंग टाउन उस वक्त सिर्फ बेसिक रैंक का है। ये एक वक्त में सिर्फ इतने ही खिलाड़ियों को एडजस्ट कर सकता है। यहाँ 5 मैजिक टावर्स बनाना दानिशमंदी नहीं होगी, आबदा गाल ने मशवरा दिया। मजीद ये कि अपने तमाम वसाइल को एक ही जगह पर मरकूज करना गिल्ड की तरक्की के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में ब्रांच गिल्ड के साथ कुछ शेयर करते हैं तो शाइस्ता की तरफ तरक्की बहुत ज्यादा आसानी से आगे बढ़ेगी। जीरो विंग स्टारमोन किंगडम में नंबर 1 गिल्ड था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में ऐसा नहीं था। सल्तनत में न सिर्फ काफी बड़े गिल्ड्स थे बल्कि इसमें फ्रिस्टेड गिल्ड्स भी काफी से ज्यादा थे। सल्तनत में गिल्ड्स के दरमियान मुकाबला शदीद था। अगरचे बड़े पैमाने पर गिल्ड की जंगें अक्सर नहीं होती थीं, लेकिन सैकड़ों की टीमों पर मुश्तमिल छोटी झड़पें तकरीबन रोजाना होती थीं। अगर जीरो विंग सल्तनत में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता था तो उसे और भी ज्यादा झड़पों में शामिल होना पड़ेगा। दरी असना, इससे बिलाशुबा गिल्ड के अखराजात में इजाफा होगा। मुताद्दिद और लगातार बड़े पैमाने पर जंगें लड़ने के बाद जीरो विंग ने अपनी ज्यादातर बचत खत्म कर दी थी। दीगर रियासतों और सल्तनतों के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के बरक्स जीरो विंग के पास अब फंड्स और वसाइल का वो जखीरा नहीं था जिस पर वो मुस्तकिल तौर पर तरक्की करने के लिए इंहिसार कर सके। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की सूरत हाल स्टारमोन किंगडम की निस्बत बहुत ज्यादा मुस्तहकम थी। छोटी झड़पों के अलावा सल्तनत में गिल्ड्स को वाकई अपनी तरक्की में बहुत ज्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था, जिसके नतीजे में वहां के गिल्ड्स ने स्टारमोन किंगडम के गिल्ड्स की निस्बत बहुत तेजी से तरक्की की। सल्तनत के गिल्ड के खिलाड़ियों के पास स्टारमोन किंगडम के गिल्ड के खिलाड़ियों की निस्बत बहुत ज्यादा आलात का लेवल और मयार था। सल्तनत के बहुत से गिल्ड के माहिरीन ने भी अपनी 2 प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। दरहकीकत वहां के फ्रिस्टेड गिल्ड्स ने लेवल 50 के इंतहाई बड़े पैमाने पर टीम डंजन्स पर छापा मारना भी शुरू कर दिया था। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिल्वर विंग टाउन को हर चीज पर फौकियत हासिल है। जब हमारे पास काफी वसाइल हों तो कस्बे में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस स्टेटस बनाने की कोशिश करें, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे सिल्वर विंग टाउन पहले ही कायम हो चुका है, लेकिन ये अब भी गैर यकीनी है कि आया जीरो विंग दर हकीकत इसका दिफा कर सकता है नहीं। अगरचे ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में काफी वसाइल दस्तयाब थे, लेकिन ओरुक एम्पायर का प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन बहुत ज्यादा अहम था। ये एक अलग कहानी हो सकती है अगर ओरुक एम्पायर का प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन एक आम होता, लेकिन प्राइमवर्डेल सिटी का रास्ता रखने से इसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। स्टोन फॉरेस्ट टाउन सिल्वर विंग टाउन की मुमकिना कीमत का मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे पहले स्टोन फॉरेस्ट टाउन सिर्फ इतने खिलाड़ियों को रागिब करने में कामयाब हुआ था क्योंकि स्टोन कला माउंटेन्स एक रीजनल डंजन में तब्दील हो गए थे। खिलाड़ियों के लेवल 50 तक पहुंचने के बाद स्टोन कला माउंटेन्स उनके लिए काबिल रसाई नहीं थे। ताहम एक प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन जो प्राइमवर्डेल सिटी से जड़ा हुआ था वो कभी भी वक्त से पीछे नहीं रहेगा। यहाँ तक कि सुपर पावर्स ने भी प्राइमवर्डेल सिटी के रास्ते वाले प्राइमवर्डेल डिवाइन रोएंस पर इजारादारी कायम करने के लिए पूरी कोशिश की थी। इसकी वजह ये थी कि प्राइमवर्डेल सिटी ने खिलाड़ियों को उनकी प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करते वक्त काफी मदद की पेशकश की थी। अगरचे खिलाड़ियों को आला ट्रस्ट तक पहुंचने पर प्राइमवर्डेल सिटी से कम मदद मिलती थी, लेकिन जब तक शहर जरा भी मददगार था ये अब भी इंतहाई कीमती था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स को अभी तक प्राइमवर्डेल सिटी की असल कीमत का एहसास नहीं हुआ था। वो महज इसे जंगी तकनीकों और कुछ दीगर कीमती वसाइल के जरिया के तौर पर देखते थे। लिहाजा वो अब भी सिल्वर विंग टाउन के हवाले से इंतजार करो और देखो का रवैया रखते थे। ताहम
एक बार जब उन्हें प्राइमवर्डेल सिटी की असल कीमत का पता चल जाएगा तो वो सिल्वर विंग टाउन हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बेस्ट एम्परर जीरो विंग की कम अज कम परेशानियों में से होगा। जीरो विंग को अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक सिल्वर विंग टाउन को मजबूत करने की जरूरत थी। आबदा गाल सैफ अली के जवाब पर हक्का बका रह गई। उसे लगा कि सैफ अली महज पागल है। वो न सिर्फ सिल्वर विंग टाउन में 5 मैजिक टावर्स बनाना चाहता था, बल्कि इसने बड़ी तादाद में डिफेंस ट्रीटस बनाने का भी मंसूबा बनाया था। क्या वो सिल्वर विंग टाउन को एक किले में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था? अगर दूसरे गिल्ड के आला हुक्काम को पता चल गया तो वो यकीनी तौर पर सैफ अली के फजूल खर्ची वाले रवैये को कोस गए। ये देख कर के सैफ अली का अपना इरादा बदलने का कोई इरादा नहीं है, आबदा गाल ने इसे कायल करना छोड़ दिया और बेसिक और इंटरमीडिएट आर्किटेक्ट्स के लिए काम नामजद करना शुरू कर दिया। चूंकि सिल्वर विंग टाउन हाल ही में बनाया गया था, इसलिए कुछ बुनियादी तमीरात और चंद घूमने वाले NPCs के अलावा कस्बे में अमली तौर पर कुछ नहीं था। खुशकिस्मती से आबदा गाल इस बार अपने साथ 600 से ज्यादा बेसिक और इंटरमीडिएट आर्किटेक्ट्स लाई थी, और चूंकि उन्हें सिर्फ बुनियादी तमीरात करनी थी, इसलिए इनकी तामीर की रफ्तार इंतहाई तेज थी। दौर से सिल्वर विंग टाउन का मुशाहिदा करने वाले खिलाड़ियों ने तेजी से कस्बे की खाली जगहों पर एक के बाद एक बार्स, होटलों, सिमतेज, रिसत्तूरा और दुकानों के उभरने का पता लगा लिया। जब उन्होंने कस्बे में सिमतेज को देखा तो उनकी आंखें जोश से चमक उठीं। अगरचे वो ओरुक एम्पायर में लड़ने से बहुत सारे वसाइल और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकते थे, लेकिन सल्तनत के मोनस्टर्स से लड़ने से उनके हथियारों और आलात पर बेमिसाल बोझ पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा उनके हथियार ग्राइंडिंग के एक दिन तक चल सकते थे। ओरुक एम्पायर के इतना बड़ा नक्शा होने के बावजूद गिल्ड्स ने अब तक सिर्फ 4 कस्बों पर कब्जा किया था। मजीद ये कि चारों गिल्ड टाउन सल्तनत के बैरूनी इलाके में थे। अगर वो एक नतीजा खेज फसल चाहते थे तो उन्हें कम अज कम न्यूट्रल मैप के अंदरूनी इलाके में ग्राइंड करने की जरूरत थी। सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी इलाकों के दरमियान एक राउंड ट्रिप में माउंट पर भी 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। सफर के दौरान दरमियाने साइज या बड़े साइज के ओरुक पेट्रोल स्क्वाड का सामना करने का भी खतरा था। अगर किसी टीम का सामना ऐसे पेट्रोल स्क्वाड से होता तो वो आतो नीस्तो नाबूद हो जाती या इसे शदीद नुकसान उठाना पड़ता। दूसरी तरफ सिल्वर विंग टाउन न सिर्फ प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के बिल्कुल साथ वाक़ था, बल्कि ये सल्तनत के अंदरूनी इलाके के भी करीब था। यहाँ तक कि अगर वो प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में दाखिल नहीं हो सकते थे, तब भी वो सिल्वर विंग टाउन के जरिए ओरुक एम्पायर के अंदरूनी इलाके में सफर कर सकते थे। सैफ अली गिल्ड हॉल की पहली जेर जमीन मंजिल पर पहुंचा। मंजिल के बीच में तराशे गए मैजिक एरी के अंदर खड़े होकर सैफ अली ने क्रेग मिडलैंड्स को तलब करने के लिए हीरोज चैप्टर निकाला। असल में सैफ अली का इरादा इस हीरोज चैप्टर को जीरो विंग सिटी पर इस्तेमाल करने का था। ताहम सिल्वर विंग टाउन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उसने इसे अपने नए हासिल करदा कस्बे पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने हीरोज चैप्टर को मैजिक एरी के कोर पर रखा और एक्टिवेशन का सिलसिला पढ़ना शुरू किया। सिस्टम मखसूस हीरोज चैप्टर दरियाफ्त हुआ। क्या आप मखसूस हीरो को तलब करने के लिए 3000 मैजिक क्रिस्टल अदा करना चाहते? 3000 क्रिस्टल्स? कितना धोखा है। सैफ अली कीमत देखकर हैरान रह गया। यहां तक कि इसकी पिछली जिंदगी के दौरान उसने जो सबसे महंगा मखसूस हीरो तलब किया था उसकी कीमत सिर्फ 1000 मैजिक क्रिस्टल्स थी। ताहम यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। आखिरकार मौजूदा जीरो विंग के लिए 3000 मैजिक क्रिस्टल्स कुछ भी नहीं थे। ये एक अलग कहानी थी अगर हीरोज चैप्टर के जरिए हीरो को तलब करने की कीमत ये थी। खिलाड़ियों के हीरो को तलब करने के बाद उन्हें हीरो की माना बॉडी को बरकरार रखने के लिए हर रोज तलब करने की आधी कीमत अदा करनी पड़ती थी। दूसरे लफ्जों में क्रेग मिडलैंड्स को तलब करने के बाद इसे हीरो के वजूद को बरकरार रखने के लिए हर रोज 1500 मैजिक क्रिस्टल्स अदा करने पड़ेंगे। यह कीमत 3 मैजिक टावर्स की ऑपरेटिंग लागत के बराबर थी। आखिरकार ताहम सैफ अली ने दांत पैसे और तलब करने के साथ आगे बढ़ने का इंतखाब किया। फौरी तौर पर सैफ अली के बैग की जगह से 3000 मैजिक क्रिस्टल्स गायब हो गए। गिल्ड हॉल के अंदर मौजूद माना तेजी से मैजिक एरी में जमा हो गया, जो वाज़े तौर पर सफेद धुंध में गाढ़ा हो रहा था। धुंध मजीद गाढ़ी होकर मायमाना में तब्दील हो गई, जिसने धीरे धीरे इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। एक बार जब इंसानी शक्ल मुकम्मल हो गई तो मायमाना ने एक अंधा कर देने वाली चमक खारिज की।
हीरोज चैप्टर, जो मैजिक एरी के ऊपर मंडला रहा था, डिवाइन रूनस की लकीरों में तब्दील हो गया जो मायमाना के साथ जम हो गई। एक बार जब डिवाइन रूनस मायमाना के साथ पूरी तरह जम हो गए तो अंधा कर देने वाली चमक खत्म हो गई। जब सैफ अली ने दोबारा आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक उधेड़ उम्र शख्स को देखा। उधेड़ उम्र शख्स सफेद लिबादे में मलबूस था और उसने सुनहरी ताज पहन रखा था। इसके पास एक जामन सुनहर क्रिस्टलाइन स्टाफ भी था। करीब से देखने पर सैफ अली ने माना से बनी सफेद धुंध को उधेड़ उम्र शख्स के जिस्म के गिर्द गर्दिश करते देखा। ऐसा लगता था जैसे फर्श के अंदर मौजूद एलिमेंटल माना ने इस उधेड़ उम्र शख्स के सामने सर तस्लीम खम कर दिया हो और वो इस शख्स की मर्जी से हरकत कर रहा हो। तो ये है मैजिक किंग क्रेग मिडलैंड्स। सैफ अली महसूस कर सकता था कि अगरचे इस वक्त उसके पास लेवल 66-3 के खिलाड़ी के एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो लेवल 66-3 के मैजिक किंग के सामने अब भी गैर अहम है। इससे पहले कि सैफ अली क्रेग मिडलैंड्स के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना कर पाता, इसे सिस्टम ऐलानात का एक सिलसिला मौसूल हुआ। बाब 1730 मैजिक किंग की सलाहियत। खामोश गिल्ड हॉल के अंदर सैफ अली हैरान हुए बगैर न रह सका जब इसने अभी मौसूल होने वाले सिस्टम ऐलानात को देखा। सिस्टम का ऐलान, ओरुक किंग ने आयरन बिल्ड स्टाफ हासिल कर लिया है और मुख्तलिफ ओरुक कबाइल को मुत्तहिद कर दिया है। रीजनल डंजन ओरुक कैपिटल सिटी को फाल किया जा रहा है। सिस्टम का ऐलान, ओरुक एम्पायर ने अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला शुरू कर दिया है और कई टेलीपोर्टेशन वॉर फोर्ट्रेसेस तामीर किए हैं। सिस्टम का ऐलान, ओरुक एम्पायर डार्क अलायंस में शामिल हो गई है। ओरुक एम्पायर को अब गिलोरी बैटलफील्ड के तौर पर दर्जा बंद किया गया है। इन 3 सिस्टम ऐलानात के अचानक जाहिर होने पर सदमे में मुब्तला होने वाला सैफ अली वाहिद शख्स नहीं था। ओरुक एम्पायर और उसके पड़ोसी ममालिक में मुकीम खिलाड़ी उन अचानक ऐलानात से दंग रह गए। एक रीजनल डंजन, कले और एक गिलोरी बैटलफील्ड। क्या सिस्टम पूरी ओरुक एम्पायर को वॉर जोन में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है? सैफ अली सिस्टम ऐलानात के मुंदरजात का मुताला करते हुए तेवरियां चढ़ाए बगैर न रह सका। सबसे पहले ओरुक कैपिटल सिटी। न्यूट्रल मैप में वाक़े रीजनल डंजन के अंदर दस्तयाब वसाइल की मिकदार और मेयार उन वसाइल से कहीं बेहतर था जो रियासतों और सल्तनतों के अंदर वाक़े रीजनल डंजन्स पेश कर सकते थे। मजीद ये कि ओरुक कैपिटल सिटी एक इसवरा मोड का रीजनल डंजन था। इन हथियारों और आलात के मेयार को एक तरफ रखते हुए जो कोई वहां से हासिल कर सकता था, सिर्फ वो मैजिक क्रिस्टल्स जो कोई वहां हासिल कर सकता था, इसे मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के लिए मुकाबले का हदफ बना देंगे। मजीद बरा, ओरुक कैपिटल सिटी की लेवल की हद लेवल 50 से शुरू होकर लेवल 100 पर खत्म होती थी। एक रीजनल डंजन जो इतनी वसी लेवल रेंज का अहाता करता हो गार्ड्स डोमेन में इंतहाई नायाब था। मुस्तकबिल में बड़े गिल्ड्स यकीनी तौर पर ओरुक कैपिटल सिटी के लिए सख्त मुकाबला करेंगे। रीजनल डंजन के अलावा टेलीपोर्टेशन वॉर फोर्ट्रेसेस गालिबन एक ऐसा फ्यूज बन जाएंगे जो बड़ी ताकतों के दरमियान जंग को भी भड़का देगा। ओरुक कैपिटल सिटी ओरुक एम्पायर के बुनियादी इलाके में वाक़े था। सिर्फ बैरूनी इलाके से बुनियादी इलाके तक सफर करने में गालिबन दर्जनों घंटे दरकार होंगे। ताहम टेलीपोर्टेशन वॉर फोर्ट्रेसेस इस सफर के वक्त को सिर्फ चंद सेकंड तक कम कर सकते हैं। ये इन कलों में कायम टेलीपोर्टेशन एरीज की वजह से मुमकिन था, जो खिलाड़ियों को उनकी रेंज के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते थे, बिल्कुल 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स की तरह। ये कले ओरुक एम्पायर के अंदरूनी और बैरूनी इलाकों में बिखरे हुए थे। जब तक खिलाड़ी और किस्से इन कलों पर कब्जा कर सकते थे, वो बराह रास्त सल्तनत के बुनियादी इलाके में टेलीपोर्ट कर सकते थे, मुमकिना तौर पर ओरुक कैपिटल सिटी के करीब। इस वजह से मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स यकीनी तौर पर उन वॉर फोर्ट्रेसेस पर कब्जा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ओरुक एम्पायर की सूरत हाल को मजीद खराब करते हुए ओरुक एम्पायर दर हकीकत डार्क अलायंस में शामिल हो गई थी। इसके साथ तारीख कुव्वतों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी न सिर्फ ओरुक एम्पायर के अंदर निडर होकर घूम सकते थे, बल्कि उन्हें खुद ओरुक एम्पायर से भी मदद मिलेगी। मजीद बरा, अब जबकि पूरी ओरुक एम्पायर को गिलोरी बैटलफील्ड के तौर पर दर्जा बंद कर दिया गया था, डार्क प्लेयर्स और नॉर्मल प्लेयर्स ओरुक एम्पायर के अंदर मुसलसल एक दूसरे की गर्दनें काटने के दर पे होंगे। इसकी वजह वो गिलोरी पॉइंट्स थे जो खिलाड़ी मुखालिफ धड़े के खिलाड़ियों को मारने से हासिल करेंगे। दरी असना, इन गिलोरी पॉइंट्स को न सिर्फ टॉप आलात के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि मैदान जंग के टाइटल्स हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था।
ये मैदान जंग के टाइटल्स किसी भी हथियार आलात से कहीं ज्यादा कीमती थे। दर हकीकत वो खिलाड़ियों की प्रमोशंस में भी मदद कर सकते थे। लिहाजा जब भी कोई ग्लोरी बैटलफील्ड जाहिर होता, खून की होली शुरू हो जाती और इस वक्त तक जारी रहती जब तक कि एक फरीक को मुकम्मल तौर पर शिकस्त न हो जाए। मजीद ये कि हारने वाले धड़े को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती थी। इन वजूहात की बना पर दोनों धड़े आम तौर पर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते थे। जैसे ही सैफ अली ने इन तमाम अचानक पेशरफ्तों पर कार्रवाई करने की कोशिश की, इसके सर में दर्द होने लगा। इस वरा मोड रीजनल डंजन का जाहिर होना एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। ताहम डंजन के जाहिर होने के वक्त ने मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की नजरों में सिल्वर विंग टाउन की कदर को मजीद बढ़ाने का काम किया। मामलात को मजीद खराब करने के लिए तारीख कुव्वतें भी ओरुक एम्पायर के मामलात में मुदाखलत कर रही थीं, जिससे सल्तनत मजीद हंगामा आराई का शिकार हो गई। अगर जीरो विंग ने मोहतात न रहा तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि वो मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की कशमकश का शिकार हो जाए। इस लम्हे सैफ अली वाहिद शख्स नहीं था जो वाकयात के इस अचानक मोड़ से परेशान था। ओरुक एम्पायर में की गई तब्दीलियों के बारे में जानने के बाद बहुत से बड़े गिल्ड्स के आला हुक्काम ने भी इस सूरत हाल से निपटने के तरीकाकार पर तबादला ख्याल करने के लिए हंगामी मीटिंग्स मुनक्किद की। दरी असना मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों में छुपे हुए डार्क गिल्ड्स और डार्क प्लेयर्स सिस्टम के ऐलानात मौसूल होने पर खुशी से झूम उठे। उनका वक्त बिलाखिर आ गया था। अगरचे न्यूट्रल मैप्स किसी रियासत या सल्तनत की तरफ से महदूद नहीं थे, लेकिन वो फिर भी तारीख कुव्वतों के लिए दोस्ताना नहीं थे। डार्क प्लेयर्स को न्यूट्रल मैप्स में लेवल अप करने में नॉर्मल प्लेयर्स की निस्बत बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। ताहम अब जबकि ओरुक एम्पायर डार्क अलायंस में शामिल हो गई थी, पूरी सल्तनत डार्क प्लेयर्स का इलाका बन गई। उन्हें दीगर एनपीसी रियासतों और सल्तनतों की निस्बत ओरुक एम्पायर में घूमने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। दर हकीकत वो बरा रास्त ओरुक एम्पायर में टेलीपोर्ट भी कर सकते थे। मजीद बरा उन्हें ओरुक एम्पायर में छपकर घूमने और अपनी शनाख्त छुपाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑर्किस अब उनके इत्तेहादी थे। अब वो न सिर्फ इतने साजगार माहौल में दूसरे खिलाड़ियों को मार सकते थे, बल्कि ऐसा करने से ग्लोरी पॉइंट्स भी कमा सकते थे। ओरुक एम्पायर बुनियादी तौर पर इस वक्त उन जैसे डार्क प्लेयर्स के लिए जन्नत थी। यहाँ तक कि अगर कुछ आजाद डार्क प्लेयर्स को इस मामले में खास दिलचस्पी नहीं थी, तब भी मुख्तलिफ डार्क गिल्ड्स यकीनी तौर पर इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाएंगे। आखिरकार ये डार्क गिल्ड्स के लिए खुद को तरक्की देने का एक अच्छा मौका था। शानदार, ये हमारे गिल्ड के लिए एक कस्बा कायम करने का एक बेहतरीन मौका है। हाय हा, डार्क प्लेयर्स का दौर बिलाखिर आ गया है। कुछ देर के लिए लातादाद डार्क प्लेयर्स ओरुक एम्पायर की तरफ उमड़ आए। एंशंट रॉक सिटी, इवल गॉड्स ब्रांच टेम्पल, गॉड्स डोमेन की ताजा तरीन तब्दीलियों के बारे में जानने के बाद बेस्ट एम्परर भी खुशी से दमक रहा था। अगरचे इवल गॉड्स टेम्पल का गॉड्स डोमेन में कोई इत्तेहादी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस अचानक पेशरफ्त का फायदा नहीं उठा सकता। एक कहावत थी, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और डार्क प्लेयर्स के एक दूसरे के खिलाफ होने के साथ वो जीरो विंग से निपटने के लिए डार्क प्लेयर्स के साथ ताउन कर सकता था। ऐसा करने से वो अपना बदला ले सकेगा और सिल्वर विंग टाउन को तबाह कर सकेगा। नीज स्टारमोन किंगडम पर हमले को तेज करने के लिए काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने के अमल को तेज कर सकेगा। विंग मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों में डार्क गिल्ड्स से राब्ता करो और उन्हें बताओ कि मेरे पास उनके लिए एक तजवीज है, बेस्ट एम्परर ने शरारत से हंसते हुए कहा। समझ गया, विंड हंटर ने सर हिलाया। फिर इसने पर्पल थॉरन्स एम्पायर में अपने मातहतों को मुख्तलिफ डार्क गिल्ड्स के आला हुक्काम के साथ मीटिंग का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। दरी असना सिल्वर विंग टाउन में जीरो विंग के गिल्ड हॉल की पहली जेर जमीन मंजिल के अंदर सैफ अली ने खुद को संभाल लिया था और अपनी तवज्जो क्रेग मिडलैंड्स की तरफ मबजूल कर ली थी। क्रेग मिडलैंड्स लेवल 66, HP 36,000/36,000,000, ग्रोथ पोटेंशियल 96। 32 सतूनों में से एक के तौर पर क्रेग मिडलैंड्स ने गॉड्स ट्रायल मुकम्मल कर लिया था और अपनी कामयाबियों और ताकत के लिए कदीम देवताओं की पहचान हासिल कर ली थी। इसके पास न सिर्फ बेपनाह ताकत थी, बल्कि कुछ ऐसी सलाहियतें भी थीं जो दूसरे हीरोज के पास नहीं थीं। माजी में
सैफ अली ने जो हीरो अपने हासिल करदा मखसूस हीरोज चैप्टर का इस्तेमाल करते हुए तलब किया था, इसमें सिर्फ एक सलाहियत थी। बहरहाल क्रेग मिडलैंड्स के पास ऐसी दो खास सलाहियतें थीं। पहली सलाहियत को हीरोज गिलोरी कहा जाता था, जो इस कस्बे के लिए ताकतवर एनपीसी फौजियों की भर्ती में सहूलत फराहम करती थी, जिसमें क्रेग मिडलैंड्स मुकीम था। दूसरी सलाहियत को मैजिक स्ट्रेंथनिंग कहा जाता था, जो एनपीसी गार्ड्स के जेर इस्तेमाल हथियारों और आलात को आर्जी तौर पर मजबूत करती थी, जिससे उनकी जंगी ताकत में नुमाया बेहतरी आती थी। इन दो सलाहियतों को देखकर सैफ अली बिलाखिर समझ गया कि क्रेग मिडलैंड्स वाकई इतना ताकतवर क्यों था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि मैजिक किंग आसानी से एक बड़े शहर का दिफा कर सकता था और एक ऐसा वजूद बन सकता था जिसके सामने मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी बेबस थे। सिर्फ हीरोज गिलोरी के असरात ही इस कस्बे या शहर को बेपनाह फवाइद पहुंचा सकते थे, जिसकी क्रेग मिडलैंड्स हिफाजत करता था। वहां के एनपीसी गार्ड्स को मजबूत करने की सलाहियत का तो जिक्र ही छोड़। हर गिल्ड, टाउन और सिटी सिर्फ महदूद तादाद में एनपीसी फौजियों को भर्ती कर सकता था, लिहाजा एनपीसी फौजियों का मयार बढ़ाना अहम था। ताहम ऐसा करना इंतहाई मुश्किल था। मैजिक किंग की एनपीसी फौजियों की जंगी ताकत को बराह रास्त बढ़ाने की सलाहियत महज मुज़हका खेज थी। फौरी तौर पर सैफ अली ने क्रेग मिडलैंड्स को सिल्वर विंग टाउन के मजिस्ट्रेट के तौर पर मुकर्रर किया। अब न सिर्फ एनपीसी के पास सैफ अली जैसा इख्तियार था, बल्कि मैजिक किंग खुद भी एनपीसी फौजियों को भर्ती और उनका इंतजाम कर सकता था। सैफ अली ने क्रेग को वो आला तरीन मुमकिना इख्तियार दे दिया था जो किसी एनपीसी को गिल्ड टाउन में हासिल हो सकता था। जैसे ही सैफ अली क्रेग से एनपीसी फौजियों की भर्ती शुरू करवाने वाला था, आबदा गाल ने अचानक उसे एक पैगाम भेजा। पैगाम का मवाद सीधा था, 5 मैजिक टावर्स की बुनियादें पहले ही मुकम्मल हो चुकी हैं। अब सिर्फ कवर्स गायब हैं। वो पहले ही मुकम्मल हो गई हैं। यकीनन एडवांस्ड आर्किटेक्ट से मैजिक टावर्स बनवाना बहुत बेहतर है। पैगाम पढ़कर सैफ अली को थोड़ी हैरत महसूस हुई। ताहम इस मामले पर कुछ सोचने के बाद इसे ये माकूल लगा। मैजिक टावर की बुनियादें बनाना एक मजाक था जिसे बेसिक आर्किटेक्ट्स भी आसानी से संभाल सकते थे। एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स का तो जिक्र ही छोड़े। दर्जनों एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स के मिलकर काम करने के साथ ये फितरी था कि उन्होंने इतनी जल्दी काम मुकम्मल कर लिया। जिसके बाद सैफ अली ने मैजिक किंग को आजादाना कार्रवाई करने दी। जहां तक इसका अपना ताल्लुक है, उसने गिल्ड रिजेडनेस छोड़ दी और सिल्वर विंग टाउन में मैजिक टावर्स की तरफ भागा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।